तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, मतलब ख़त्म किया ये टॉपिक, जिसमें एक प्लेट का केस उठाया था और इसको हमने एंड किया था। फॉर्मूला कहाँ बनाया मैंने? हाँ, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई प्लेट है मेरे पास, उसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मान के चलो आप, और ये दो अलग अलग फ्लूइड्स हैं, देखते रहना, अलग अलग फ्लूइड्स। ये प्लेट किसी वेलोसिटी से चल रही है, वी मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये दोनों एंड्स मेरे फिक्स्ड हैं। अब मेरे को इस प्लेट को एक ऐसी जगह पर रखना है कि दोनों सरफेसिस पे क्या लगे? सेम ड्रैग। ये उठाया था केस। अब ये चीज जब हमने बात की, वहां से एरियाज एरियाज कंपेयर किए, अब वहां से हमने टाउ निकाला और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। राइट, ये वैल्यू आ गई। अब रिलेशन मेरे पास ये बन गया। अब इसी रिलेशन को मैंने कहा कि आज के टाइम पे आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए इसको प्लान आउट करना है। मैंने बताया वो ये एक पर्टिकुलर ए एग्जाम्स के लिए आपको ये प्लान आउट करना है। इसी चीज को देखो और ध्यान से समझो। अगर मैं बोल दूं कि दोनों तरफ फ्लूइड सेम है, फ्लूइड सेम रखा हुआ है, तो फ्लूइड अगर सेम होगा तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू सेम हो जाएगा। तो इधर म्यू, इधर म्यू, इधर म्यू, तो ऊपर म्यू नीचे ट्वाइस म्यू हो जाएगा, और ये म्यू म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 बचेगा। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? h/2। h/2 का मतलब क्या हो गया? सेंटर। वो तब होता जब आपका फ्लूइड सेम होता। समझ आया? लेकिन हमने क्या कंडीशन उठाई है? फ्लूइड डिफरेंट है, अलग अलग फ्लूइड्स हैं। तो ये दोनों फ्लूइड्स अलग अलग थे, वहां से ये क्वेश्चन बन गया। तो आपको मैंने एक चीज और बताई थी लास्ट क्लास में कि क्या डेट है आज? 24 ना? 24। तो एक चीज और आपको ध्यान रखना है, अगर कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाए पेपर में कि मेरे पास एक फ्लूइड है जिसका विस्कोसिटी है 0.2 पॉइस, ठीक है, एक फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी है 0.5 पॉइस, एक फिक्स सेटअप है, उसका डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो आपको दे के रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। ऐसे चलो एग्जांपल और थोड़ा बड़ा कर ले, 100 सेंटीमीटर। कहता है एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम वाई नहीं, फ्रॉम वन एंड, फ्रॉम वन एंड, या वन एंड को और स्पेसिफाई कर सकता है वो, बोल के फ्रॉम म्यू इक्वल्स टू 0.2 पॉइस वाले एंड से, इस वाली साइड से, ड्रैग फोर्स इज सेम, ड्रैग फोर्स जो है वो सेम रहेगी। ऐसा ऑब्जेक्टिव वो पेपर में अगर फ्रेम कर दे, ऑन द स्पॉट क्लिक ही नहीं होता है, पता ही नहीं चलता क्या करना है। तो इन दोनों लेक्चर्स को मैंने डाला हुआ है, सभी प्लेटफॉर्म्स पे डले हुए हैं, जिन्होंने अभी पुराने लेक्चर्स नहीं लगाए तो आप देख लेना। तो आपको समझ आ गया देख के कि ओके यार, ये फिक्स्ड आ गया, ये फिक्स्ड आ गया। मेरे पास एक प्लेट है, वो मुझे किसी ऐसी जगह पर रखनी है, ये प्लेट बनाई, उसकी वेलोसिटी मैं v मान लेता हूँ, वेलोसिटी के बारे में नहीं दिया, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ v इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो, अब ये वाला फ्लूइड मैं मान लेता हूँ जो है 0.2 पॉइस वाला, ये वाला फ्लूइड मैं मान लेता हूँ जो है 0.5 पॉइस वाला। अब मुझे इस वाली साइड से निकालना है, तो जिस साइड से मेरे को निकालना है मैं उस डिस्टेंस को क्या ले सकता हूँ? y ले सकता हूँ, इसको y ले लेता हूँ। तो ऑन द स्पॉट ट्रिक कैसे याद रखने के लिए बोला मैंने? y इक्वल्स टू क्या, जिस तरफ से निकालना है उसका म्यू इनटू क्या, h, डिवाइडेड बाय म्यू 1 प्लस म्यू 2। तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा आपको वो इस सेंट से मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज? हो जाएगा सॉल्व ये क्वेश्चन? ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, इसको रिवाइज करवा दिया। इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी अगेन एक ए लेवल बात आ जाती है। हम अपनी प्लेट को कहाँ रखें फ्लूइड में? दोनों अलग अलग फ्लूइड्स हैं, कि जो टोटल ड्रैग लग रहा है वो मिनिमम लगे। पहले वाले केस में क्या था? पहले वाले केस में था कि जो टोटल आपका ड्रैग लग रहा है ऑन बोथ फेसेस, ऑन बोथ फेस, वो क्या था? सेम। वो हमने कर लिया कंडीशन। अब मैं आपको कंडीशन चेंज करके दे रहा हूं अगेन, कि ये जो जितना ड्रैग लगे वो मिनिमम टू मिनिमम लगे। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? अगेन, ये मिनिमम वाली जो बात है ना, इसको आपको स्टैंडर्ड आंसर की तरह याद रखना है।
प्रूव करके दूंगा अभी आपको मैं, फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट, चलो स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ही लेके चलेंगे। तो लिखो स्टेटमेंट केस 2, फर्दर लिखिए केस 2, केस 2, इसी में चलेगा, इसी में चलेगा, केस 2। केस 2, केस 2, find the distance from one end, 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 एक एंड से आप डिस्टेंस निकाल के दीजिए, find the distance from one end so that total drag force is minimum, so that total drag force is minimum। अगर कल वाली एग्जांपल को देखें, कल वाली एग्जांपल को देखें, इसमें क्या क्वेश्चन था, इसमें क्या, ये तो हो गया, इसमें क्या क्राइटेरिया था इस वाले में, ड्रैग फोर्स दोनों फेसेस पे, यहां पर और यहां पर क्या होनी चाहिए, सेम। वो हमने बना लिया, ये आपने नोट किया हो ना, ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ इसको। अब इसी कंडीशन को हम ऐसे लेके चल रहे हैं कि अगर मैं ये सेटअप दिखाऊं, आप सीधे आंसर लिखोगे, एक मिनट को, कहता है ये एक सेटअप है, ये एक सेटअप है, ये एक सेटअप है, प्लेट रखनी है बीच में, बीच नहीं सॉरी, बता कहीं पर भी, उस प्लेट की थिकनेस को आपने क्या करना है, नेग्लेक्ट, थिकनेस को आपने नेग्लेक्ट करना है। उसको कहां रखें, वेलोसिटी v मान लिया, एक फ्लूइड मैंने मान लिया μ1, एक फ्लूइड मैंने मान लिया क्या μ2। ओवरऑल डिस्टेंस हम मान के चलते हैं, ओवरऑल डिस्टेंस हम मान के चलते हैं h। तो इसको किसी एक एंड से कहां रखें, कितनी दूरी पे रखें एक एंड से, तो क्या हो, ड्रैग फोर्स हमारी क्या है, मिनिमम, मतलब इस पे जो फोर्स लग रही है वो सबसे कम लगे। ये जो मिनिमम मैक्सिमम की बात होती है तो तब डिफरेंशिएशन का काम आ जाता है। ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करना होता है, डिफरेंशिएट करके उसको इक्वेट जीरो से करना पड़ता है, फिर एंड में यू विल गेट दी आंसर, वहां से आंसर मिलता है, बट करने की जरूरत नहीं है, विल सीधे रिजल्ट पे आएंगे। रिजल्ट लिखो यहां से, अगर मिनिमम का केस आपको पेपर में पूछता है, वो रिजल्ट इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आप इजीली कनेक्ट कर जाओगे, सेम ही है। करें स्टार्ट, देखिए y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू, पुराने वाले केस का आंसर बताना क्या था, μ1 h अपॉन μ1 प्लस μ2। इस वाले केस में क्या होगा, देखो अंडर रूट ऑफ μ1 साथ में h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ μ1 प्लस μ2। दिस विल बी योर आंसर, को मार्क करो, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। ओके, नोट कर लिया, क्लियर टू ऑल। चलो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट, हाँ, जिस साइड से आप निकाल रहे हो ना, अगर मैं उस साइड से निकाल रहा होता तो पहले ऊपर कौन सा आता, अंडर रूट μ2। ये चीज दिमाग में रखना, ये ट्रिक याद रखना, चाहे ये वाला केस हो चाहे पिछला केस हो। तुझे अगर इस साइड से निकालना होता तो पहले क्या लिखता, 0.5 डिवाइड बाय दोनों का सम इनटू h। वो चीज मैंने, हाइट तो ओवरऑल रहेगी ना h, वो थोड़ी चेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब कल ये चीज वैसे कल करनी थी हमने, बट कल किया नहीं हमने, तो आज इसको कवर करेंगे। अब हमने पढ़नी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इजी पेपर का, चाहे आप स्टेट जेई, एसएससी, एई कहीं भी जा रहे हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन। आपको जो मैंने बुक्स बोली हुई लेने के लिए, उसमें आपको ये क्वेश्चन ठीक ठाक दिखेंगे, जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, ये सब क्या होता है, रियोफैटिक फ्लूइड्स क्या होते हैं, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड्स क्या होते हैं, ये सब नाम आपने डिस्कस करने हैं अभी यहाँ पे। डालो हेडिंग,
हेडिंग डाल दो, हेडिंग इज रियोलॉजी, हेडिंग इज रियोलॉजी। ये वर्ड पुराना है बट अभी बड़ी देर से पूछा नहीं गया एग्जाम में। रियोलॉजी क्या होता है? रियोलॉजी क्या टर्म है? रियोलॉजी, रियोलॉजी स्टडी है अलग अलग फ्लूइड्स की। अलग अलग फ्लूइड्स की स्टडी करने को रियोलॉजी बोला जाता है। लिखना स्टार्ट करो। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद दी, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद दी, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of, it's a branch of science which deals with the study of, it's a branch of science which deals with the study of different types of fluids, it's a branch of science which deals with the study of different types of fluids, it's a branch of science which deals with the study of, किसका स्टडी है? different types of fluids, different types of fluids, different types of fluids की स्टडी को हम रियोलॉजी बोलते हैं। ठीक दिया? पहली स्टडी जो हम इसके अंडर करेंगे दैट विल बी न्यूटोनियन फ्लूइड। पहला नाम हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में। लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था आई थिंक, या फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, अभी तीसरा लेक्चर है इसका। न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स? जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है दैट शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिफॉर्मेशन। और एंगुलर डिफॉर्मेशन को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। और वहीं से बात जब स्टार्ट होती है तो ये यहां से शुरू होती है और खत्म होती है यहां पर, इज इक्वल्स टू म्यू डी यू बाय डी वाई। जो भी फ्लूइड्स इस रिलेशन को ओबे कर रहे हैं उन फ्लूइड्स को क्या बोला जाता है? न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोला जाता है। तो लिखो लाइन, एक सिंपल सी लाइन, एक सिंपल सी लाइन। those fluids which obeys Newton's law of viscosity, those fluids which obeys Newton's law of viscosity, Newton's law of viscosity, those fluids which obeys Newton's law of viscosity, उन फ्लूइड्स को हम क्या बोलेंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड्स। उन फ्लूइड्स को हम क्या बोलेंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड्स। उन फ्लूइड्स को न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोला जाएगा। ठीक है? ओके नेक्स्ट। न्यूटोनियन फ्लूइड्स का ये मैंने बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट लेक्चर में भी दिया था कि अगर वो ये ओबे कर रहे हैं तो मतलब अगर इस एक्सिस पे मैं शियर स्ट्रेस रखता हूं, इस एक्सिस पे मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट रखता हूं, तो लाइन कैसी जानी चाहिए? एकदम लीनियर। लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर का मतलब ये है कि सर कहीं पे भी चेक करेंगे हमें हमें स्लोप सेम मिलेगी। यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल आपको क्या मिलेगा? सेम। यही चीज मैंने कहा था, अगर वो ये चीज चेंज कर दे, अगर वो यहां पर म्यू लगा दे, यहां पर डी यू बाय डी वाई कर दे और फिर ग्राफ पूछे आपसे, तो वो ग्राफ आपका लीनियरली नहीं जाएगा। वो ग्राफ कैसा जाएगा आपका? वो ग्राफ आपका एकदम सीधा ग्राफ जाएगा। रीजन क्यों? क्योंकि म्यू की वैल्यू थ्रू आउट क्या है एक फ्लूइड के लिए? अगर टेम्परेचर नहीं चेंज करे, कुछ नहीं चेंज करे, तो ये क्या रहेगी? ये ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इज दैट क्लियर? चले स्टार्ट करें। ओके ये बना लो पहले जल्दी से, जल्दी से।
हो गया? ओके, एग्जाम्पल्स बता सकते हो? एग्जाम्पल्स क्या क्या होती है न्यूटोनियन फ्लूइड्स की? एयर आपने बोल दिया, और वाटर आपने बोल दिया, और मरकरी, और क्या हो सकता है? केरोसिन वगैरह आएगा इसमें? क्यों? कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा तो कॉन्सेप्ट भी बताओ ना, केरोसिन के लिए। चलो कुछ एग्जांपल्स लिखो पहले, बेसिक एग्जांपल्स। बेसिक एग्जांपल्स पेपर में, सिंपल सा क्वेश्चन है, पुराना टाइप का क्वेश्चन है, इतना इजी आज के टाइम पे नहीं, पुराना क्वेश्चन है। एग्जांपल्स में लिखना, एयर, वाटर, मर्करी। एग्जांपल्स लिखो, एयर, वाटर, मर्करी, पेट्रोल, 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 केरोसिन, केरोसिन। ये सब एग्जांपल्स आपकी न्यूटोनियन फ्लूइड्स की हैं। ये सब न्यूटोनियन फ्लूइड्स की एग्जांपल रहेंगी आपकी, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे आ जाओ। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। किसमें क्या? हाइड्रोजन इसमें तो नहीं आता न्यूटोनियन में, वो कहाँ ओबे करेगा, हाइड्रोजन वैसे भी नहीं आएगा वो। आपको तो प्रॉपर एक वो चाहिए ना, जैसे फ्लूइड फॉर्म में चाहिए चीज़ को, फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तब जाके निकलेगा। अच्छा, नेक्स्ट, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की कैटेगरी बनाओ। नंबर 2, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, इजी टर्म है, सिंपल सी है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नाम से ही समझ आ रहा है जो ओबे नहीं करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में लिख दो, विच डू नॉट ओबे, विच डू नॉट ओबे, विच डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, which do not obey Newton's law of viscosity, which do not obey Newton's law of viscosity। तो फिर वो क्या ओबे करते हैं? उनका कुछ ये वाला रिलेशन है। अब आज के टाइम पे न्यूटोनियन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन न्यूटोनियन के क्वेश्चंस, ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना। इस पे मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा, आपको टेस्ट में भी डालूंगा ये क्वेश्चन, ध्यान से। तो टाउ इक्वल्स टू, ठीक है लिखते जाओ, टाउ इक्वल्स टू, पहले क्या लिखा था, म्यू डी यू बाई डी वाई लिखा था, अब म्यू नहीं लिखेंगे, अब इसको ना जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे। लिखो ए, कैपिटल ए, डी यू बाय डी वाई। उधर डी यू बाय डी वाई की पावर कुछ लिखी नहीं थी ना हमने, तो उसका मतलब क्या होता है, पावर इज 1। इधर पावर के ऊपर यहां पर आपने एन लिख देना है, और साथ में एक टर्म और जोड़नी है बी, ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसकी इक्वेशन बनेगी। अब पहले आता है कि ये ए का मतलब क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं आने वाले टाइम पे। ये ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, ए लिखो, ए स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ए स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी इंडेक्स। एन स्टैंड्स फॉर फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, फ्लो का बिहेवियर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, फ्लो बिहेवियर, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, लिख दिया। अब होगी सर बी क्या होता है, बी रुको, बी इनिशियल थ्रस्ट है, वो भी बताते हैं। तो पेपर में ऐसा भी देखो, मैं ये भी बता दूं आपको, ये सब याद करके जाएंगे आप, आज नहीं तो कल ये भूल जाओगे यार ए क्या था, बी क्या, एन क्या था। इसको थोड़ा ध्यान से फोकस करना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ए क्या होता है, इट इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स, एन का मतलब क्या होता है, वो फ्लो बिहेवियर। मतलब अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो अलग टाइप का बिहेवियर, एन की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो अलग बिहेवियर, ग्रेटर देन 1 होगी तो अलग बिहेवियर, वो तीनों चीजें यहां पर आएंगी। तो सबसे पहले ना इसमें नॉन न्यूटोनियन में बोला हमने कि वो ओबे नहीं करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो इसमें जो फ्लूइड्स हमारे पास आते हैं, इसमें जो हमारे पास फ्लूइड्स आते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं।
एक टाइम डिपेंडेंट, जो टाइम के साथ चल रहे हैं, मतलब उनमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और एक आ जाते हैं आपके इंडिपेंडेंट वाले, इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब टाइम भी लगा देना ऊपर, टाइम इंडिपेंडेंट। एक आ जाते हैं टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, ध्यान से सुनो, एक है टाइम डिपेंडेंट और एक है टाइम इंडिपेंडेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं अभी ये नहीं बोल रहा कि कौन सा फ्लूइड किस कैटेगरी में डालो, मैं अभी एग्जांपल सुना रहा हूं। जैसे कर्ड, दही, देखे ना सबने, दही की अलग अलग फॉर्म्स हो सकती है। मैं किस फॉर्म की बात करूं, जब दही रेडी होता है, कर्ड बना हुआ है, आप उस कर्ड को, जो जमा हुआ कर्ड है, उसको लो, उसमें स्पून डालो, कोई भी चीज डालो, उसको स्टेयर करो, मिक्स करो। आप उसकी विस्कोसिटी को मिक्स करने से चेंज कर रहे हो, पतला होता जाएगा वो, जितनी बार मिक्स करोगे उतना पतला होता जाएगा। तो वो एक अलग टाइप का फ्लूइड आ गया। अब ये मतलब ये नॉन न्यूटोनियन कैटेगरीज हैं सारी। अब किसमें डालना है वो बाद में बताता हूँ। अब एक एग्जांपल लो, जैसे सपोज आपको मैं कहता हूं कि मिल्क, एकदम फ्रेश मिल्क, जो अभी एडल्ट्रेशन कुछ नहीं की उसमें आपने, मतलब एकदम फ्रेश मिल्क जो होगा ना, उसकी कंसिस्टेंसी बोलो, विस्कोसिटी बोलो, अलग होती है। आप तक पहुंचते पहुंचते, डाइल्यूशन होते होते, वो एकदम उसकी कंसिस्टेंसी अलग हो जाती है। तो मतलब ये कुछ ऐसे फ्लूइड्स आएंगे जिनमें कुछ मिक्स करने से वो विस्कोसिटी कम हो रही है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ ऐसे फ्लूइड्स आएंगे जिनके अंदर कुछ मिक्स करने से विस्कोसिटी बढ़ रही है। लाइक आप अगर चावल वाला पानी, राइस स्टार्च, वो थिकर साइड पे होता है, तो मतलब कुछ मिक्स किया, उसकी विस्कोसिटी चेंज। आप चीनी मिक्स कर दो, शुगर स्टार्च पानी में, थिकनेस बढ़ने जाएगी उसकी। तो ये सब इन दोनों कैटेगरीज के अंदर आएंगे। तो किसको किस कैटेगरी में, वो बात की बात है, पहले एग्जांपल्स दिमाग में सुनो। अच्छा, जैसे ये हमारे एक फ्लूइड होता है, जैसे ये फ्लूइड जो साइनोवियल फ्लूइड्स बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि विद एज, एज मतलब यहाँ पर टाइम है, एज के साथ साथ कहते हैं लोगों के जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि ये जो जॉइंट में फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड थिकर साइड पे जा रहा है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो भी फ्लूइड है, टाइम के साथ साथ वो उसकी विस्कोसिटी थिकर हो रही है। तो ये सब आपके नॉन न्यूटोनियन कैटेगरी की एग्जांपल्स हैं। प्रिंटर की इंक, जो लेजर प्रिंटर्स की बात नहीं कर रहा, आजकल जो पुराने प्रिंटर्स होते हैं, आपने घर में सबने जब पहला पहला प्रिंटर कभी लिया होगा, जिसमें छोटे छोटे इंक्स डलती थी, वो अगर आप 15 दिन नहीं चलाओ, उसके बाद उसकी इंक जम जाएगी, वो एक सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। तो ये सब क्या है, विस्कोसिटी चेंज हो रही है। तो ये सब एग्जांपल्स आएंगे यहाँ पर। एक और एग्जांपल देते हैं फिर लिखते हैं। जैसे आपने देखा पीओपी होता है, पेस्ट, पानी डालो, नहीं यूज करो, जम जाएगा वो भी थोड़ी देर के बाद। तो ये सब वो फ्लूइड्स हैं जो आपके नॉन न्यूटोनियन कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, पीओपी बोलते हैं उसको, या आप कुछ भी पेस्ट बोलो, जैसे जो आजकल फॉल सीलिंग्स में जो यूज करते हैं वो सब चीजें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइम इंडिपेंडेंट। हाँ आएगा आएगा, सब आएगा, सीवेज स्लज टूथपेस्ट सब आएगा। हाँ बनता है, बिल्कुल बनता है। और ये ऐसा टॉपिक है, ये कोई ऐसे स्पेसिफिकली नहीं है कि देखो, जो स्पेसिफिकली चीज एई के लिए होगी ना, वो मैं जरूर मेंशन करूंगा बोर्ड पे कि ये आपको एई के लिए ध्यान देना ही देना है। और जो नहीं लिख रहा हूँ वो मतलब फॉर ऑल एग्जाम्स है, ऐसा इसका ऐसा नहीं है कि ये एई में ही आएगा, ये किसी में भी आ सकता है। बट जैसे वो पिछले दो दो केसेस उठाए मैंने, मुझे पता है कि वो जेई में नहीं पूछ सकते, वो आना ही एई का टॉपिक है, इसलिए उनको मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर दूंगा ताकि आपको भी माइंड में क्लैरिटी हो। और इतना फिल्टर लगा के अभी पढ़ना नहीं है। अगर आप पहली बार चीजें पढ़ रहे हो ना, फर्स्ट टाइम अपना लेवल बना रहे हो, तो आपके अंदर और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे 10 चीजें और बताओ, सीखना है अभी। जब पढ़ लेता है इंसान, फिर वैसे भी आपने एंड में ना इस 200 पेज के रजिस्टर को मेरे पास ही आने लगे, 50 में करके दो, कितने में हमारा सिलेक्शन हो। अभी के लिए माइंड में फिल्टर मत लगाओ, और ये बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि मुझे यहाँ पता है कि पेपर में क्या आ सकता है। आपने ये थॉट ही नहीं लाना बैठे हुए कि यार ये थोड़ी आएगा पेपर में, क्योंकि ना आपको उन्होंने कंसल्टेंसी मेंबर तो रखा नहीं है कि आपसे पूछ के पेपर बनाना है कि ये इसको बताओ आपको क्या पढ़ के आए हो, हम वही डालेंगे। ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए जो जो हो रहा है ये तो करना ही है, मैं तो इससे ज्यादा भी कुछ करना पड़े वो भी करो, हर एफर्ट डालना है। तो स्टार्ट करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट सबसे पहले। टाइम इंडिपेंडेंट, इसी फॉर्म में लिखते हैं इसको, रुको, टाइम इंडिपेंडेंट स्टार्ट करते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट में ना हम दो टर्म्स लाएंगे। पहले बेसिक चीज पढ़ेंगे, फिर थोड़ी ना एक अपग्रेड करेंगे इसमें। टाइम इंडिपेंडेंट में हम दो चीजें लेके आएंगे। एक, आप लेफ्ट पे रखो एक फ्लूइड जिसका नाम रखना आप सूडोप्लास्टिक्स। सूडोप्लास्टिक्स टाइम इंडिपेंडेंट में पहला पी से स्टार्ट होगा, पी, सूडो, पी एस ई ओ, पी एस ई यू ओ,
सूडो प्लास्टिक्स, सूडो प्लास्टिक्स। और दूसरी तरफ लिख लेना, दूसरी तरफ लिख देना डाइलाटेंट्स, 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 डाइलाटेंट्स। एक तरफ सूडोप्लास्टिक्स, एक तरफ डाइलाटेंट्स, सूडोप्लास्टिक्स एक तरफ डाइलाटेंट्स। ठीक है, जो दोनों में कॉमन चीज है ना वो मैं बीच में लिखूंगा। इधर देखो, हमारे पास है तो ये नॉन न्यूटोनियन की कैटेगरी, और नॉन न्यूटोनियन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ए डी यू बाय डी वाई पावर एन प्लस बी, ये लिखा था। जो टाइम इंडिपेंडेंट वाले पैरामीटर्स हैं उसमें बी वाला फैक्टर 0 होता है, तो मतलब दोनों के लिए जो फॉर्मूला होगा वो सिर्फ अप टू दिस पॉइंट तक होगा। बात समझ आई? तो जो दोनों में कॉमन होगा मैं बीच में लिखूंगा, बाकी दोनों की चीजें अपने अपनी तरफ। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? लिखते चलो पहले, ये लिखो एक मिनट। ओके, चलो। जो सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स होते हैं, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स में एन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, और इसमें एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। एन की वैल्यू लेस देन 1, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे इसको। लिख दिया? ओके। मैंने जो जनरल फॉर्मूला बनाया है, अगर मैं उस जनरल फॉर्मूला को देखूं तो मेरे पास टाउ की वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, ए ब्रैकेट डी यू बाय डी वाई पावर क्या है, बस इतना ही आ रहा है। ओके, मैंने इसको ना उस फॉर्म में लिखना है जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड्स को लिखते हैं, और न्यूटोनियन को क्या लिखते हैं, टाउ म्यू डी यू बाय डी वाई। अभी मैं यहां देख के कैसे बोल सकता हूं कि डी यू बाय डी वाई म्यू क्या है, नहीं बोल सकता। ध्यान से देखना इधर, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं, इधर लिख रहा हूं टाउ ए डी यू बाय डी वाई, अगर मैं इसकी पावर कर दूं n-1 और डॉट लगा दूं डी यू बाय डी वाई, बेसिस सेम पावर ऐड n-1, इसकी पावर जब नहीं लिखी तो मतलब 1, जब प्लस करेंगे तो n ही बचेगा। पता है ये कॉन्सेप्ट, स्कूल टाइम का कॉन्सेप्ट है, बेसिस सेम पावर्स ऐड। जब तो मैंने क्या किया, इसी चीज को स्प्लिट किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे इसको न्यूटोनियन फॉर्म में बनाना था, एक डी यू बाई डी वाई को अलग करना था। जैसे ही मैंने डी यू बाई डी वाई को अलग किया, तो अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ न्यूटोनियन वाली इक्वेशन से, फिर ये पूरी टर्म एक तरह से म्यू वाला फैक्टर दिख रहा है। इसको म्यू नहीं बोलते, इसको बोलते हैं म्यू अपेरेंट। क्या बोलते हैं? म्यू अपेरेंट। ये चीजें ना आज के टाइम पे एई के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ एई में। जेई में नहीं, जेई में तो इनकी कंडीशन ही पूछ लेनी है उन्होंने, फॉर्मुलास पूछ लेने, लेकिन यहां से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आगे एई का। पहले ऐसे लिखो, इधर भी बनाते हैं, पहले आप लिखो, ये दोनों तरफ आएगी वैसे चीज, ये चीज दोनों तरफ आएगी, ये चीज दोनों तरफ लिखना आप, दोनों तरफ ये चीज को रिपीट करना, ये चीज दोनों तरफ लिखना, सेम लिखूं मैं, आप लिख लोगे? सेम चीज दोनों तरफ लिखनी है, मैं भी लिख लेता हूँ, ऑनलाइन वाले भी देखेंगे इसको। ये टाउ यहां पर आ गया ए, ये आ गया डी यू बाय डी वाई, पावर आ जाएगी n-1, साथ में आ जाएगा डी यू बाय डी वाई, और फिर आप इसको सेपरेट करो, दिस टर्म इज नोन एज म्यू अपेरेंट, म्यू अपेरेंट। लिखा? अगर जो भी स्टूडेंट आप में से जो एक दो पेन यूज कर रहा है तो अलग पेन से लिखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्जेक्टिव जो मैं कह रहा था ना कि पीएससी पूछ सकता है, ऐसा नॉर्मली पूछ सकता है, अपेरेंट विस्कोसिटी आपकी अगर कम होगी तो ये कौन सा फ्लूइड है, अगर अपेरेंट विस्कोसिटी टाइम बढ़ेगी तो वो कौन सा फ्लूइड है। इसके को, इस दोनों चीजों को लेके भी ऑब्जेक्टिव वो फ्रेम कर सकता है। तो इसके नीचे लिखना, जो लेफ्ट हैंड साइड सूडो प्लास्टिक के नीचे लिखना, सूडो प्लास्टिक के नीचे लिखना म्यू अपेरेंट डिक्रीजेस विद टाइम। आप लोग सर ये तो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड था, तो हम इसको टाइम के साथ कैसे रिलेट करवा रहा हूं वो मैं, मेरा काम है भी बताना। इधर नीचे लिख देना म्यू अपेरेंट
इट डिक्रीजेस विद टाइम, इट डिक्रीजेस विद टाइम। और यहां पर लिख देना म्यू अपेरेंट, इट इंक्रीजेस विद टाइम। मतलब मतलब इधर इधर ध्यान दो सब। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाले फ्लूइड्स कौन से, सूडो प्लास्टिक वाले फ्लूइड्स, इनकी विस्कोसिटी कम है, ये वाले फ्लूइड्स इनकी विस्कोसिटी ज्यादा है। और कम मतलब इसको ऐसे बोलते हैं शेयर थिनिंग फ्लूइड्स, मतलब ये फ्लूइड्स पतले होते जाते हैं। और ये वाले फ्लूइड्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, थिकनिंग फ्लूइड्स। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल ली, पानी में चीनी मिक्स कर दी सपोज, वो थिक हो जाएगा ना, तो वो इस टाइप की कैटेगरी में चला जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, आप मिल्क लेके आते हो फ्रेश मिल्क एकदम, और वो मिल्क आपके घर तक पहुंचते पहुंचते उसमें कितनी बार पानी डाइल्यूट हो रहा है, तो वो पतला हो रहा है, तो वो डिक्रीज हो रही है उसकी अपेरेंट विस्कोसिटी। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो आपने बीच में स्पेस रखा है ना? अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप तो कॉपी में लिख रहे हो, नीचे इनका डायग्राम बनाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसका एग्जाम्पल, अच्छा, एग्जाम्पल लिखने से पहले, जो ब्लड होता है ना हमारी बॉडी का, एक्चुअल में ब्लड भी बहुत थिकर साइड पे होता है। उसमें अलग अलग चीजें मिक्स होती है, पता नहीं क्या प्लाज्मा, वो मुझे साइंस के टर्म्स अब याद नहीं है। वो सब मिक्स होके वो उसको एक नॉर्मल फ्लूइड में फॉर्म में लेके चलता है। अदरवाइज जो ब्लड वाला पिगमेंट है वो ऑन अ थिकर साइड होता है। तो ब्लड भी नॉर्मली उसकी विस्कोसिटी थिकर है, बट उसमें जब चीजें मिक्स होती जाती हैं अलग अलग चीजें, फिर वो किससे हो जाता है, पतले साइड पे चले जाते हैं। वो सूडोप्लास्टिक एग्जांपल है। तो ब्लड इज द एग्जांपल ऑफ सूडोप्लास्टिक, मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ सूडोप्लास्टिक। इसके एग्जांपल्स क्या बना सकते हैं हम? कौन सा प्लास्टिक? फ्लूइड्स में ले रहा हूं मैं अभी, इसमें आप क्या बना सकते हो? जैसे मैंने पहले मैं एक बोला मैंने, राइस स्टार्च, शुगर शुगर सिरप हो गया, ये एग्जांपल्स बना सकते हो आप। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो, पहले एग्जांपल्स दोनों की लिखो। सूडोप्लास्टिक की एग्जांपल्स लिखो, सूडोप्लास्टिक की एग्जांपल्स लिखो। एग्जांपल्स जैसे मिल्क, ब्लड, और पेपर में क्या आएगा, मैच द फॉलोइंग। सूडोप्लास्टिक, उसके सामने एग्जांपल्स होंगी। ओके, इधर आ जाओ, इधर एग्जांपल्स लिखो। एग्जांपल में लिखो शुगर स्टार्च, राइस स्टार्च, या शुगर सिरप लिख दो, वो ज्यादा बेटर है। शुगर सिरप्स, या सिरप्स भी वर्ड चलता है, सिरप्स भी समझ जाएंगे आप। सिरप्स, सिरप्स के स्पेलिंग क्या होते हैं यार? SY यही होते हैं ना? ठीक लिखें। फिर राइस स्टार्च लिख दो, राइस स्टार्च, राइस स्टार्च, राइस स्टार्च। हो गया? ओके, नेक्स्ट। मैं बीच में बना रहा हूँ डायग्राम, आप अपने आपके पास जहां स्पेस होगी बनाना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे SSC, जो CBT पेपर्स हैं, वहां पर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। आजकल तो हमारे स्टेट वाले भी एक आधा डायग्राम तो डाल ही रहे हैं। तो डायग्रामेटिकली भी आपसे पूछ सकता है, कैसे कि आपको डायग्राम में ABCD करके लिख दे और बोले इनमें से कौन सा सूडोप्लास्टिक कर्व है, कौन सा डायलेटेंट कर्व है। जैसे यहां पर टाउ, यहां पर क्या, DU/dy। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ब्लैक से ही रखते हैं। इसका था लेस देन 1, लेस देन 1 का कर्व आपका ऐसा जाएगा, ग्रेटर देन 1 का कर्व आपका ऐसा जाएगा। और जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता था उसका क्या जाता था, सीधा। वो अभी नहीं, वो लास्ट में बनाएंगे। तो आप ऐसा कर्व बना के यहां पर लिख देना सूडोप्लास्टिक्स। सूडोप्लास्टिक, इनको एक और नाम से बोलते हैं शेयर थिनिंग फ्लूइड्स, शेयर थिनिंग फ्लूइड्स। इसको लिख देना डायलेटेंट्स, इनको थिकनिंग फ्लूइड्स भी बोलते हैं, थिकनिंग फ्लूइड्स भी बोला जाता है, इनको थिकनिंग फ्लूइड्स भी बोला जाता है, थिकनिंग फ्लूइड्स भी बोला जाता है। इस स्लाइड में कोई डाउट किसी को?
नेक्स्ट चलते हैं। अब टाइम डिपेंडेंट पढ़ने से पहले पहले हम एक चीज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट। हम्म। क्या समझाना है? ब्लड की और मिल्क की। जैसे तुम ब्लड की पहले मिल्क की बात करो, एक फ्रेश डेयरी मिल्क। अगर तुमने देखा है कभी उसको, कभी तुम एकदम जो फ्रेश मिल्क होगा ना, अगर तुमने जिंदगी में आज तक कभी नहीं पिया ना, और अगर आज पियोगे ना, शायद तुम्हारे 2 दिन पेट भी खराब रहेगा। फैक्ट है, मैं मजाक नहीं करूँ, सच बात है ये। क्योंकि वो एक अलग लेवल की उसके अंदर आपकी जो एक प्योरिटी बोलो, हाथ तक जो पहुंचता है ना, जो ये मोटरसाइकिल पे आएंगे लेके, उसमें कितनी एडल्ट्रेशन है वो आपको भी नहीं पता है। ये फैक्ट है। तो मेरा अब मेरे को इसको लिंक कैसे करना है अपनी स्टडी के साथ, कि जो फ्रेश मिल्क साइड पे है वो थिकर साइड पे है, फ्रेश मिल्क। और जब वो आप तक पहुंच रहा है, आप तक पहुंचने मतलब उसमें एडल्ट्रेशन, मैं वाटर मिक्स कर रहा हूं, उससे उसकी थिकनेस विस्कोसिटी कम होती जा रही है। तो वो फ्लूइड जिनमें कुछ मिक्स करने से उनकी विस्कोसिटी कम हो रही है, वो आपने इस कैटेगरी में डाल देना है। और जिन फ्लूइड्स में कुछ मिक्स करने से उनकी विस्कोसिटी बढ़ रही है, वो आपने इसमें डाल देना है। ये मोटा मोटा एग्जांपल है। हम्म। हाँ, बिल्कुल। वाटर को नहीं बोल सकते ना, वो जो नई चीज बनेगी उसके लिए हम बोल रहे हैं। जैसे आपने कहा ना, आपने चावल का पानी वो हो गया। अब वो जो फ्लूइड बन रहा है वो वाटर नहीं बोला जाएगा फिर, वो अलग फ्लूइड है। उस फ्लूइड को जो नाम बोला जाएगा वो इन कैटेगरीज में आ जाएगा, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में आ जाएगा। अब एक वाटर की बात करोगे नॉर्मल, तो वाटर का तो अपना एक न्यूटोनियन कैटेगरी है, उसमें मिक्स करने से वो चेंज होता रहता है। एक वो भी आती है, जैसे आपको वो वाले फ्लूइड्स पता होंगे, आजकल तो नॉन न्यूटोनियन पे इतनी स्टडीज चल रही हैं। कुछ ऐसे जेलीज आती हैं, वो किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना। वो आप उनको अभी मोल्ड करो, दबाओ, फिर से वो नॉर्मल बॉल बन जाएंगी, तो वो सब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं। ठीक है, उनकी टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी अलग होती है, आजकल के टाइम पे उन पे काफी रिसर्च चल रहा है। अच्छा, ये आगे मेरे पास कैटेगरी, अब मेरे को डिपेंडेंट के बारे में बात करना है। अब लेके चलते हैं आगे। सॉल्ट वाटर भी आएगा, बिल्कुल आएगा, जिससे आप थिकनेस वाले की बात करोगे ना, अब कि जिससे उसकी वो अगर थिकर साइड पे जा रहा है, तो थिकर साइड पे अगर वो जा रहा है तो डेफिनेटली आएगा। इस तरीके से लेके चलना। अब आपने ना सबसे पहले डिस्कस करना है मेरे साथ यहाँ पर, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स क्या होते हैं। बिंगम नाम को आपने कैसे रिलेट करना है? कुछ ऐसे फ्लूइड्स हैं मेरे पास, पहले लिख लो, हेडिंग डालो, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स। इनको आइडल प्लास्टिक फ्लूइड्स भी बोलते हैं, इनको आइडल प्लास्टिक फ्लूइड्स भी बोला जाता है, इनको आइडल प्लास्टिक फ्लूइड्स भी बोला जाता है, आइडल प्लास्टिक फ्लूइड्स भी बोला जाता है, आइडल प्लास्टिक फ्लूइड्स भी बोला जाता है। ध्यान सुनो, आइडल प्लास्टिक फ्लूइड्स, आइडल प्लास्टिक फ्लूइड्स। अभी नहीं, अभी नहीं, पहले वो टाइम बाद में लिखेंगे, पहले इसको पढ़ना है। इन इसी को एक और नाम से बोला जाता है, वो लिखिए इसके आगे, बिंगम। बिंगम, BINGHAM, BINGHAM, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स। अब बात को ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। ये वो फ्लूइड्स कैटेगरी में आएंगे जिनको चलाने के लिए आपको इनिशियल थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब बिना धक्का लगाए ये फ्लूइड अपने आप नहीं चलेगा। जैसे सिंपल है टूथपेस्ट, वो है इस तरह से उस फ्लूइड को रेडी किया जाता है कि अगर आप उसमें एक प्रेशर नहीं दोगे तो फ्लूइड अपने आप बाहर नहीं आएगा। दूसरा एग्जांपल है सीवेज स्लज। सुबह आपकी म्यूनिसिपैलिटी वाले जो होते हैं वो पूरा फ्लो चलाते हैं एक बार, ताकि वो आगे की तरफ प्रोसेस चले। तो वो सब फ्लूइड्स, जिन भी फ्लूइड्स को चलाने के लिए आपको एक इनिशियल थ्रस्ट की नीड है, उन सब फ्लूइड्स को किस कैटेगरी में डाल देते हैं हम? बिंगम प्लास्टिक। और जो हमने अभी दो पढ़ने हैं नाम, थिक्सोट्रॉपिक, वो सब इसी के सब पार्ट्स हैं आगे। ठीक है। जैसे जनरल फॉर्मूला हमारे पास नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स का क्या था? टाउ इक्वल्स टू ए डी यू बाय डी वाई पावर एन प्लस बी। इसमें सबसे पहले बी वाली टर्म, इसको आप जीरो नहीं करोगे। इसमें इसका मतलब जो इनिशियल थ्रस्ट देना है वो ये बी संभाल रहा है। इनिशियल थ्रस्ट वो मान लो कितना थ्रस्ट है, टाउ नॉट। ठीक है। इसमें जो एन की वैल्यू है, वो एन की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है? 1। 1 पुट करने से मतलब होगा इसका जो लाइन जाएगी वो एकदम लीनियरली जाएगी।
तो अगर हम इस टाइप के फ्लूइड का कर्व देखें तो वो कर्व कुछ ऐसा दिखता है। वो कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, यहां पर आपका टाउ, यहां पर आपका du/dy, और आप यहां से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि ये 0,0 है। कहां से शुरू करना पड़ेगा? एक सर्टन थ्रस्ट के साथ। वो थ्रस्ट मान लो यहां पर, और ये लाइन आ गई ऐसे। और इस चीज को हम बोलेंगे टाउ नॉट। टाउ नॉट क्या है? इनिशियल थ्रस्ट। और ये लाइन कैसी जाएगी? एकदम लीनियर, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है? ऐसा कर्व अगर आपको दिख गया तो ये किस कैटेगरी में डाल देना आपने? या आइडल प्लास्टिक। आज नहीं तो कल एक डाउट आपको आएगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने ही सुनना है ये डाउट एंड में। आपको मैच द फॉलोइंग में आइडल लिखा होगा। देखो, आइडल फ्लूइड इज डिफरेंट, आइडल प्लास्टिक फ्लूइड इज डिफरेंट। बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ? आइडल फ्लूइड अलग है। आइडल क्या होता है? हम अपने हिसाब से जैसा चाहते हैं, उसमें फ्रिक्शन ना और उसकी विस्कोसिटी हमारे हिसाब से हो, सब कुछ, जो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल। लेकिन अगर आइडल प्लास्टिक फ्लूइड लिखा है ना, बाद में स्टूडेंट ये कहते हैं सर मैंने पढ़ा नहीं, मतलब आइडल प्लास्टिक था। मतलब वो किसकी बात कर रहा है? बिंगम की बात कर रहा है। पहले ये बनाओ जल्दी से, एग्जाम्पल्स लिख देना। टूथपेस्ट, एग्जाम्पल लिखना, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आ गया, इसमें सीवेज स्लज आ गया, सीवेज स्लज आ गया, टूथपेस्ट आ गया, सीवेज स्लज आ गया। करें स्टार्ट? ओके। अब इसी से आगे हम लेके चलेंगे, इसी से आगे लेके चलेंगे टाइम डिपेंडेंट वाले। ठीक है, डालो हेडिंग, टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट में अगर हम बात करें, टाइम डिपेंडेंट में अगर हम बात करें, नहीं जैसे पहले किया था वैसे ही करते हैं, सेंटर लेके। टाइम डिपेंडेंट पे अगर हम बात करें तो फिर से दो कैटेगरीज बनाओ। फिर से दो कैटेगरीज बनाओ। एक कैटेगरी का नाम लिखो, हाँ, आप अलग अलग ले सकते हो इसको। पीछे मैंने नाम इकट्ठा लिख दिया था क्या? हाँ, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। ये मैं यहाँ ऐसे कर देते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके। एक डाउट था ऑनलाइन, उसने पूछा ये सब अलग अलग नाम है। ओके, अभी तो देखिए, टाइम डिपेंडेंट की बात करेंगे तो दो नाम पहले, जैसे उसके दो नाम क्या थे? एक था सूडोप्लास्टिक, एक क्या था? डायलेटेंट। इसका एक नाम आएगा थिक्सोट्रोपिक। एक वर्ड थिक्सोट्रोपिक आप जब सॉइल पढ़ोगे ना यहाँ पर, तब भी सुनोगे, वहां पर इसका अलग मतलब है। थिक्सोट्रोपिक का सॉइल में मतलब होता है, अगर आपने किसी सॉइल को रिमोल्ड कर दिया और वो उसकी टेंडेंसी क्या है? टू रीगेन इट्स लॉस्ट स्ट्रेंथ, दैट इज थिक्सोट्रोपिक। वो अलग टर्म आएगी। लेकिन अभी यहां पर थिक्सोट्रोपिक का मतलब अलग है, तो एक कैटेगरी बनाइए आप, थिक्सोट्रोपिक। थिक्सोट्रोपिक, एक थिक्सोट्रोपिक, और एक यहां पर लिख दो आप रियोफेटिक। रियोफेटिक, रिहोफेटिक, रिहोफेटिक, रिहोफेटिक। ठीक है, अगेन जैसे पहले किया था एग्जैक्ट वही कॉपी करेंगे। जो इसका फॉर्मूला था ओरिजिनल, वो ओरिजिनल फॉर्मूला हमारे पास नॉन न्यूटोनियन का था, टाउ ए डी यू बाय डी वाई पावर एन प्लस बी था। अब इसमें बी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ हमने थ्रस्ट खुद से लगाना है, इसलिए बी की वैल्यू को मैं बीच में जीरो नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? टाउ नॉट, ये फिक्स रहेगा। जैसे रियोफेटिक की वैल्यू एन लेस देन वन थी, इसकी भी वैल्यू थिक्सो की लेस देन वन, और सॉरी रियो नहीं, सूडोप्लास्टिक की।
जैसे मैं फिर से रिपीट करूं, जैसे सूडो प्लास्टिक की वैल्यू लेस देन 1 थी, वैसे थिक्सो की वैल्यू भी लेस देन 1 रहेगी एन की। जैसे डायलेटेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, वैसे ही रियोफैटी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 रहेगी। अब फॉर्मूला अप्लाई करें और समझते हैं यहां पर। ये वो फ्लूइड्स हैं, थिक्सोट्रॉपिक वो फ्लूइड्स हैं, कंपेयर करो एग्जैक्टली उसके साथ, इसको सूडोप्लास्टिक के साथ। सूडोप्लास्टिक में मैंने जो म्यू अपेरेंट लिखवाया था वो क्या बोला था, डिक्रीज करता है। इसमें भी ये वो फ्लूइड्स हैं जिनकी विस्कोसिटी हम कुछ थ्रस्ट लगाएं, जोर लगाएं, गिर जाती है। बेस्ट एग्जांपल है कर्ड। कर्ड समझते हो। अब इसमें एक डाउट आता है स्टूडेंट को कि सर कर्ड किस फॉर्म में लेना है। जब कर्ड बन रहा है फ्रॉम मिल्क फॉर्म से जा रहा है कर्ड की तरफ, वो तो थिक की तरफ जा रहा है। कर्ड, जब वर्ड कर्ड बोला जा रहा है मतलब जब कर्ड रेडी पड़ा है, ठीक है। अब जाना बाहर से कर्ड लेके आना जो रेडीमेड मिलता है, उसको यूज करना, उसमें मिक्स करना, उसकी विस्कोसिटी गिरेगी। तो मिक्स कैसे कर रहे हो आप, उसमें क्या लगा रहे हो, थ्रस्ट लगा रहे हो। तो किसी चीज को थ्रस्ट लगाने से उसकी अगर विस्कोसिटी गिर रही है, वो किस कैटेगरी में डाल देना आपने, एक्सोट्रॉपिक में। समझ आया, ठीक है। लिखो इसको हम फिर अच्छा इसको हम ये भी बोल सकते हैं थिनिंग कैटेगरी का है। थिनिंग मतलब क्या हो गया, पतला कर रहा है, थिनिंग कैटेगरी। तो लिखो थिक्सोट्रॉपिक एंड लेस देन 1 के नीचे इट्स म्यू अपेरेंट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो इसका म्यू, अब म्यू अपेरेंट समझते हो, पीछे बता दिया मैंने। म्यू अपेरेंट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ इसका म्यू अपेरेंट डिक्रीज करेगा। इट्स म्यू अपेरेंट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स म्यू अपेरेंट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिख दिया। इस तरफ आ जाओ, इसका म्यू अपेरेंट इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, it increases with respect to time, it increases with respect to time, it increases with respect to time। written, ओके। अब बात आती है नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल्स की। डायग्राम बाद में बनाएंगे, बीच में एग्जांपल्स। इसकी एग्जांपल लिखो। क्या एग्जांपल बताई मैंने, एग्जांपल लिखिए कर्ड। और बता सकते हो पेंट का डब्बा कभी लाया हो घर पे, लेके भी आओ तो देखना कभी भी वो बड़ा थिक साइड पे होगा। पेंटर पहले कुछ मिक्स करता है उसमें, और उसके बाद फिर एक डंडा ले उठाएगा, कहीं भी उठाएगा, फिर उसको घुमाता रहेगा, और एक एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी पे लाएगा, फिर यूज करेगा। तो मतलब रस तो उसमें भी लग रहा है, मतलब वो भी ऐसा फ्लूइड आ गया जिनमें आप टाइम के साथ साथ उसकी विस्कोसिटी को गिरा रहे हो किसी चीज को यूज करके। तो एक एग्जांपल आप पेंट भी लिख सकते हो। कभी लेना, ऐसा नहीं है कि डब्बा खोला पेंट लिया, आप नहीं लगा सकते, पहले मिक्सिंग करते हैं उसमें, इवन डाइल्यूशन भी करते हैं, पानी भी डालते हैं। लिखो इसको जल्दी से। और भी एग्जांपल्स हैं बट अभी नहीं, कुछ बचानी है मैंने क्वेश्चन टेस्ट के लिए भी छुपानी है। जैसे केचप की भी एग्जांपल्स आ जाती हैं कभी कभार, ठीक है, वो एग्जांपल्स आ जाती हैं, लिखाऊंगा मैं, रुको अभी। आगे आगे चलो इधर। किसमें, दोनों में आता है, इसमें रियोफैटिक में कह रहे हो, नहीं नहीं, तभी नहीं लिखवाया ना मैंने, इसको रखा हुआ है। रुको एग्जाम्पल में इधर आ जाओ। जैसे एक एग्जाम्पल हो रहा है, ये भी ऑनलाइन स्टूडेंट ने बोला बटर। बटर को भी आप डाल सकते हो इस कैटेगरी में, ठीक है, वो भी उसकी विस्कोसिटी भी क्या होती है, कम होती जाती है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, मैंने एक अभी बताया, नया एग्जाम्पल बताया, वो बुक में नहीं मिलेगा। साइनोवियल फ्लूइड, मतलब ये जो हमारे जॉइंट का फ्लूइड होता है। एग्जाम्पल एक आ गया साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। और क्या आ सकता है, एक और मैंने बताया था अभी, जिप्सम, पीओपी जो यूज करते हैं, जिप्सम पेस्ट, जिप्सम पेस्ट, जिप्सम पेस्ट, जिप्सम पेस्ट, जिप्सम पेस्ट, जिप्सम बोलो, पीओपी बोल दो, ये सब एक ही कैटेगरी में आ गए, ठीक है, ओके। अब पहले डायग्राम, फिर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन उठाएंगे अभी इसके ऊपर, आज इस टॉपिक का क्वेश्चन भी उठाएंगे। तो अगर इसका कर्व देखें हम, इसका कर्व देखें हम, यहां पर शियर स्ट्रेस, यहां पर डी यू बाय डी वाई,
इस पॉइंट तक थ्रस्ट, मतलब इस पॉइंट तक टाउ नॉट वैल्यू। लाइन यहां से एक ऐसी जाएगी, किसकी जाएगी, n लेस देन 1 की। एक लाइन ऐसी जाएगी, वो किसकी जाएगी, n ग्रेटर देन 1 की। ये वाला फ्लूइड, इस फ्लूइड को जिसका नाम है थिक्सो, जिसका नाम है थिक्सोट्रोपिक, थिक्सोट्रोपिक, इसको और क्या बोल सकते हैं, थिनिंग फ्लूइड्स, थिनिंग फ्लूइड्स, थिनिंग फ्लूइड्स। इसका नाम है रियोफेटिक, इसका नाम है रियोफेटिक, इसको और क्या बोल सकते हैं, थिकनिंग फ्लूइड्स, थिकनिंग फ्लूइड्स। नोट करो। हो गया। डन। एनी डाउट, पीछे क्लियर है सबको, ओके। अब जितने नाम हमने पढ़े, जितने नाम हमने पढ़े, इन सब को मर्ज करें एक ही ग्राफ में। आपको क्या करेगा, ABCD लिख देगा, आपको बताना है, डिफाइन करके देना है। एक ही ऑब्जेक्टिव बनेगा आपको पेपर में। जो मैंने बुक्स बोली हुई है स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। मैं चाहता हूँ FM साथ साथ खत्म हो जाए आपका। ये कौन सी लाइन है, न्यूटोनियन। ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, डायलेटेंट। ये कौन सी लाइन है, बिंगम। ये कौन सी लाइन है, एंड ये कौन सी लाइन है। एक ही फाइनल डायग्राम में सारे नाम लिखने हैं। अगर पता चल गया खुद लिखते चलो, मैं यहां पर लिखते जा रहा हूं। दिस इज न्यूटोनियन, न्यूटोनियन। दिस इज सूडो प्लास्टिक, दिस इज सूडो प्लास्टिक। दिस इज डायलेटेंट, दिस इज डायलेटेंट। दिस इज बिंगम प्लास्टिक, दिस इज थिक्सोट्रोपिक, दिस इज रिहोफेटिक। यहां पर शियर स्ट्रेस, यहां पर du/dy, और ये इनिशियल थ्रस्ट जो लगेगा वो ये लगेगा। मेक दिस। चलिए, क्लियर है सबको, एनी डाउट यहां पर किसी को। ओके, एक नाम मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स, विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स। क्या लगता है क्या होते हैं विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स, क्या होते हैं ये फ्लूइड्स। हम्म, विप्ड क्रीम सुना नाम, केक के ऊपर क्रीम होती है जो, ये वो फ्लूइड्स हैं जो कुछ
जिनके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, थोड़ी सी टेंडेंसी है इलास्टिसिटी शो करने का। गाड़ियों में लुब्रिकेंट डलते हैं, वो हो गया। आपके केक्स में जो ऊपर क्रीम होती है, हल्की सी इलास्टिसिटी होती है उसमें। तो वो फ्लूइड जिनके अंदर थोड़ा सा इलास्टिक नेचर है, अप टू सम एक्सटेंट, ये नहीं कि पूरा सॉम जैसा, एक कुछ हद तक उनके अंदर एक इलास्टिक नेचर है, उन फ्लूइड्स को हम क्या बोलते थे, किस कैटेगरी में डालते हैं? विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स। लिखो एक लाइन, विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स, विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स। फ्लूइड नहीं है यार, लिक्विड पानी मिक्स करके तो सॉलिड फॉर्म में नहीं जाता वो। हम्म, नहीं आएगा। फ्लूइड की फॉर्म में होना चाहिए, वो फ्लूइड कैटेगरीज में नहीं आता है। अ फ्लूइड हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ, a fluid having property of, a fluid having property of, a fluid having property of, a fluid having property of elasticity up to certain extent, a fluid having property of elasticity, property of elasticity up to some extent, up to some extent, up to some extent, property of elasticity up to some extent। एग्जाम्पल्स लिखो, जैसे lubricants, 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 whipped creams, whipped creams, lubricants हो गए, whipped creams हो गई, ये सब लिखो। नहीं, वो जो फॉर्म है ना उसका, वो इस तभी तो इस फ्लूइड में डाल दिया उसको हमने, लिक्विड नहीं बोला ना। हाँ, वो फ्लूइड कैटेगरी में आएगा। whipped क्रीम को इस फ्लूइड कैटेगरी में डालते हैं। जो ये, हम तो सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं जितना हमें चाहिए, ऐसे तो फ्लूइड की तो पता नहीं कितनी कैटेगरीज हैं, जो हम अभी पढ़ेंगे भी नहीं आधे से ज़्यादा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इवन आप गूगल सर्च करोगे ना, ये यूट्यूब सर्च करोगे, आजकल जो मटेरियल्स चल रहे हैं, मटेरियल साइंस वाले पढ़ते हैं वो, इवन ईएससी के बैचेस में, जब वो मटेरियल साइंस, आजकल ऐसे ऐसे फ्लूइड्स आ गए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, वो कोई भी शेप ले सकते हैं। उनको टेम्प आप जितना मर्जी उनको कंप्रेस करो, फिर उसके बाद वो शेप चेंज करके आप उसको फिर से नॉर्मल एक बैक टू शेप ला सकते हो। बहुत कुछ है, ये सब टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स में ही आते हैं इस तरीके से। तो ये भी एक टाइप ऑफ फ्लूइड ही है, विप्ड क्रीम भी एक फ्लूइड का ही टाइप आ गया। ओके, नेक्स्ट लिखो आप। अब लिखते हैं एक लास्ट टर्म इसमें, आइडल फ्लूइड्स क्या होते हैं। देखो, आइडल फ्लूइड्स, आइडल फ्लूइड्स क्या होते हैं? आइडल मतलब वो चीज यार जो हम चाहते हैं हमारे हिसाब से, जिसमें ये कुछ ना हो, ये भी ना हो वो भी ना हो, उस तरीके से टर्म को लेके चलेंगे। आइडल फ्लूइड्स के बारे में लिखेंगे। लिखो लिखो, आइडल फ्लूइड्स में लिखो, फ्लूइड शुड बी, फ्लूइड शुड बी फ्रिक्शनलेस, फ्लूइड शुड बी फ्रिक्शनलेस, फ्लूइड शुड बी फ्रिक्शनलेस, फ्लूइड शुड बी फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस मतलब जो रेजिस्टेंस वगैरह वाली बात है वो कुछ नहीं आएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। इनकम्प्रेसिबल का मतलब समझते हो? वो तो है जो कंप्रेस ना हो, मतलब इनकम्प्रेसिबल मतलब जिनकी डेंसिटी वो वेरी नहीं करती, थ्रू आउट सेम रहेगी, ये बोलना आपने। मतलब रो वाला फैक्टर जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट। लिखो, डेंसिटी जो है उनकी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नो सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नो सरफेस टेंशन, नो सरफेस टेंशन, नो सरफेस टेंशन, नो सरफेस टेंशन। चेक एक बार रिस्टोर हुआ है नहीं हुआ। आप लिखिए, लिख दिया आपने? तीनों टर्म्स लिख दिए? एक मिनट, आना चाहिए, नहीं आएगा तो निकालना पड़ेगा। नहीं आया इसमें, एक मिनट वेट करो।
आज क्या डेट है? कहाँ तक पहुंचे थे हम? है। यहीं तक पहुंचे थे ना? हाँ, ठीक है। ओके। क्या टॉपिक लिख रहे थे हम, क्या बात कर रहे थे? हाँ। तो आइडल में हमारे पास तीन कैटेगरीज आ गई। तीन कैटेगरीज में क्या क्या आया? एक आया कि आपका फ्लूइड जो है वो सरफेस टेंशन की अगर बात करें तो वो जीरो। अभी सरफेस टेंशन क्या होता है, यही हमारा टॉपिक है अभी। अच्छा, आपसे पूछेगा वो कि सरफेस टेंशन के अलावा कि क्या उसके अंदर फ्रिक्शन आनी चाहिए, फ्रिक्शनलेस। और एक और टर्म क्या बोली उसने, इनकम्प्रेसिबल का मतलब। अब सुनो, ये जेई लेवल की बात है। क्वेश्चन आएगा, अ फ्लूइड इज सेड टू बी आइडल फ्लूइड व्हेन, चार ऑप्शंस, मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट। उसमें आपको क्या क्या ढूंढना है? इट शुड बी फ्रिक्शनलेस, चलेगा। इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल, चलेगा। और एक और पॉइंट क्या था, नो सरफेस टेंशन। और अगर ऑप्शन में ये तीनों स्टेटमेंट लिखे होंगे तो ऑल आर करेक्ट। क्योंकि इवन जेई के टाइम पे भी आजकल स्टेटमेंट क्वेश्चन में भी वो ट्रिक करेगा ना आपको। पहले क्या होता था, चार ऑप्शन एक टिक करना, आजकल चार मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाएगा और आपको उसमें से कॉम्बिनेशन चूज करना है। जो आपने इन जो फ्रिक्शनलेस लिखा ना, इसको एक और नाम से बोलते हैं वो, पता है किसी को? इन विस्केट फ्लूइड्स। लिख लो ये भी। इन, हाँ, एक ही बात है। हाँ, नॉन विस्केट भी बोल सकते हो, इन विस्केट या नॉन विस्केट फ्लूइड्स भी बोल सकते हो, लिख लें सब लोग। फ्रिक्शनलेस के लिए वो वर्ड यूज करता हुआ एक इन विस्कस बोल सकता है या नॉन विस्कस फ्लूइड्स बोल सकता है। ये दोनों का मतलब वही होता है, फ्रिक्शनलेस। क्योंकि अच्छा वर्ड ये है, ज्यादा बेटर वर्ड है ये यूज कर सकता है वो। क्लियर है यहां तक? ठीक है। वो भी खत्म, कुछ नहीं है। हम्म, हो गया होगा। अगर आपके पास देखना क्वेश्चन याद है आपको, अगर वो डिस्कस भी करेंगे अभी क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। हम्म, देखो विस्कस तो वो आ गया जिसके अंदर आपकी विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी तो होगी तो मतलब फ्रिक्शन होगा, जैसे उसने बोला। तो अगर बोल रहे हैं हम नॉन विस्कस मतलब इन विस्कस, तो मतलब इसका मतलब फ्रिक्शनलेस की बात हो रही है वो आइडल फ्लूइड्स में, याद रखना। बट अगर कोई रियल फ्लूइड का पूछेगा तो रियल फ्लूइड में विस्कस बोलना है आपने, विस्कोसिटी होती है उसमें। विस्कोसिटी इन शॉर्ट है क्या? वो फ्रिक्शन ही तो है, रेजिस्टेंस ही तो है। ओके। अब हम बात करने जा रहे हैं, जो एक टर्म लिखी, दो टर्म्स बची हैं इस चैप्टर की और ये पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जितने क्वेश्चन है आपको कंप्लीट करने हैं जाके, और जो डाउट्स होंगे डिस्कस करेंगे। कल हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। ईएससी लेवल क्वेश्चंस क्या क्या है मैं करवाऊंगा कुछ। पेपर में जो जो आया मैं लेके आऊंगा, स्टेट पीएससी, स्टेट जेई रिसेंटली तीन। आपको क्या करना है, देखो आपके पास होना चाहिए, मैं हर बार बोलता हूं, अगर आप नहीं करोगे आपका लॉस है। 2021 ऑनवर्ड्स जितने भी मल्टीपल शिफ्ट पेपर हुए हैं, 11 पेपर हुए हैं उस टाइम पे, एक 3-4 दिन में जो पेपर, वो सारे आपके पास होने चाहिए। टेलीग्राम पे दुनिया भर का मटेरियल मिल जाता है, वहां से ले लो। नहीं होगा तो हमारे पास भी होगा ही कहीं ना कहीं पड़ा। दूसरा, आपके पास एई के बैक टू बैक तीनों पेपर होने चाहिए। आपके पास जेई का जो कैंसिल हुआ था पेपर, जल शक्ति का, वो होना चाहिए। आपके पास जेई का भी रिसेंटली जो पेपर हुआ वो होना चाहिए। ताकि आप जब देखो, अच्छा मैंने ये मॉड्यूल पढ़ लिया पहला, और इसमें से मेरा क्या 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 कवर हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आज क्या, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे को आई थिंक 26 आ गया ना, छुट्टी आ जाएगी। संडे को आपका टेस्ट रहेगा ऑनलाइन, आपको घर से ही देना है। जितना आई थिंक 2 चैप्टर होंगे कंप्लीट प्रेशर तक। तो छोटा सा टेस्ट होगा 20-25 क्वेश्चन का, जस्ट रिवीजन के लिए। फुल टेस्ट तो अभी नहीं होगा, वो तो बाद में होगा, ताकि आपको पता चल जाए आपने पढ़ा कितना है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके आगे, सरफेस टेंशन क्या होती है। डालो हेडिंग, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट टर्म है, नाम आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एक ऐसा टर्म है ना, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब सिग्मा टर्म आपने ऑलरेडी सॉम में किसके लिए सुना होता है? स्ट्रेस के लिए सुना होता है। यहां पर इसको डिनोट कर देते हैं। मेरे टाइम पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बनते थे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे जाके भी ये क्वेश्चन बनने लगा सरफेस टेंशन के ऊपर, लेकिन थोड़ा यूनिट भी इसका चेंज किया। इसके दो यूनिट्स बनती हैं, वो मैं लिखाऊंगा अभी। पर पहले डिस्कस करना ये है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस टेंशन, एनीवन?
टेंडेंसी टू अटेन द लीस्ट सरफेस एरिया। ठीक है, और कोई? व्हाट इज सरफेस टेंशन? जो पता बताओ। हाँ, स्फेरिकल क्यों लेता है? क्योंकि उसका सबसे कम सरफेस एरिया होता है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा और चाहता हूँ कि व्हाट इज सरफेस, सॉरी, ये अपना टेंशन, सरफेस टेंशन क्या चीज है, इसको अगर पढ़ना है। कोहिजन की वजह से। ठीक है, एडिशन कोहिजन दोनों का रोल आएगा थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, क्योंकि इसी से लिंक्ड आपका कैपिलरी होगा भी अगला टॉपिक, तो वहां पर भी ये चीज डिस्कस करनी है। अब सुनो, पहले लिखना कुछ नहीं, समझने की कोशिश करना, इजी है। सबने जो आंसर दिया इसका मतलब बेसिक आइडिया तो आपको है, तो हम इसी चीज को आगे लेके चलेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान से सुनो। सपोज ये कंटेनर है मेरे पास एक, ठीक है, एक कंटेनर है मेरे पास इस तरह से, उसमें इस लेवल तक पानी था, और यहां एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहां मान लेते हैं, एक पार्टिकल को यहां कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखना, इस पार्टिकल को चारों तरफ से बैलेंस हो रही है, ठीक है। ये पार्टिकल भी देखा जाए, अगर मैं ऐसे भी कर दूं, इस तरह से कर दूं, मैंने वो ऐसे कर दिया ऐसे, ये भी चारों तरफ से बैलेंस हो रहा है, मतलब इनको कोई आपस में कोई छेड़ नहीं रहा है। लेकिन ये वाला जो पार्टिकल है, इसको यहां से और यहां से तो बैलेंस हो रहा है, लेकिन इसको ऊपर से नीचे, ऊपर की तरफ बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। ऐसे इस टॉप मोस्ट लेयर पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, उनको सबको एक डाउनवर्ड पुल लग रहा होगा, वो आपको दिखेगा नहीं। अपने ग्लास में पानी देखोगे, आपको दिखेगा नहीं, बट ये हल्का सा ना कर्वेचर जैसा फॉर्म करके होंगे, ये टॉप मोस्ट लेयर पे हल्का सा ऐसा, हल्का सा ऐसा 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 शेप, ऐसा शेप लेके होंगे, ठीक है। और ये जो शेप है, अगर मैं यहां से एक पुल लगाऊं, एक मान के चलो एक थ्रेड ही है, सैग हो चुका है, उस सैग वाली चीज को मुझे वापस से सीधा करना है, तो मैं क्या करूं, दोनों एंड से खींचूंगा उसको, और जब खींचूंगा वो इफेक्ट पूरी लेंथ पे आएगा इसकी। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट, ये मैं अलग अलग तरीके की डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन यहां से शुरू की मैंने। फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। की पूरी लेंथ को खींचा हमने ताकि वो वापस सीधा हो जाए, उसको हमने क्या बोला, सरफेस टेंशन। अगर इसको हम सरफेस टेंशन मान के चलें, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, लेंथ का यूनिट क्या होता है, एक तो यूनिट ये बन गया। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, एक तो यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर। अगर न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट है, तो आप यहां से मुझे अभी नहीं निकालना, इसका डायमेंशन एनालिसिस भी निकाल के दे सकते हो कि व्हाट इज द डायमेंशन एनालिसिस ऑफ सरफेस टेंशन। आपको सर न्यूटन क्या क्या करें, न्यूटन को ओपन करना पड़ेगा, क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां से आप इसका मुझे डायमेंशन एनालिसिस बना सकते, देखो। अब मेरे को, ये तो होगी सिंपल डेफिनेशन। सरफेस टेंशन को एक और चीज बोली जाती है, दैट इज वर्क पर यूनिट एरिया, ये भी इसका यूनिट होता है। और जब ये भी इसका यूनिट है, वर्क का यूनिट होता है या तो जूल्स या किलो जूल्स, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ये भी इसका एक ऑप्शन बन जाता है। एक बार जब ये पहली बार ये क्वेश्चन पेपर में आया था ना, लोगों को लगा पेपर में गलत है क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑप्शन ढूंढ रहे थे सब वहां पर, न्यूटन पर मीटर, ये था ही नहीं, वहां पर था जूल्स पर मीटर स्क्वायर। तो ये वर्क के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, ये सारी बातें अभी करनी है हमने। है क्या ये सरफेस टेंशन, क्या है, एक ऐसी, पहले इस टर्म्स में एक ऐसा पुल लगाना आपने अपने सरफेस को, कि वो जो ये कर्वेचर फॉर्म कर रहा है वो ना करे, वो एक सीधा फॉर्म में आ जाए। और इसी सरफेस टेंशन की वजह से क्यों वाटर ड्रॉपलेट का शेप स्फेरिकल होता है, क्योंकि जब वो चीज किसी चीज पे गिरती है, जैसे एक पत्ते पे, लीफ पे आपका पानी आ रहा है, वो स्फेरिकली शेप क्यों ले रहा है, क्योंकि जो ये हर जगह से उसको सरफेस टेंशन जो लगेगा, वो पहले उस शेप में उसको लेके जाएगा जिसका सबसे कम क्या होगा, सरफेस एरिया। और अगर वो सरफेस एरिया सबसे कम, अगर मान लो रेक्टेंगुलर बॉडी का होता है ना, वो रेक्टेंगल शेप लेता है, उसको कोई ऐसा नहीं है कि स्फेरिकली बनाना है, नहीं, वो शेप ही ऐसी ले लेता है जिसका सबसे कम एरिया, और वो शेप कौन सी निकल के आती है, स्फेरिकल शेप। इसलिए ड्रॉपलेट जो है वो स्फेरिकल शेप में जाता है, ये सब लिखवाना है मैंने। तो हेडिंग है आपकी सरफेस टेंशन, लिखना स्टार्ट करो, सरफेस टेंशन लिखना स्टार्ट करो। चलो लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि डेफिनेशंस तो आप इसकी कर लोगे। जो इस बार क्वेश्चन आया था ना पेपर में, बहुत लोगों का गलत हुआ वो,
क्योंकि इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो अभी आप तो कर लोगे, क्योंकि इस बैच में तो करवाना ही है वो। ओके लेट्स स्टार्ट। लिखो, डायग्राम बना चुके हो? नहीं, बाद में बना लेना, फिर जगह छोड़ दो एक दो लाइन की। बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड पुल, बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड पुल, बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड पुल, because of downward pull, the surface will be, because of downward force, लिखो downward force not pull, because of downward force, because of downward force the surface will be pulled down, 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 causing a curvature to the surface, causing the 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 curvature to the surface. Full stop. This in turn, this in turn, this in turn develops, this in turn develops, this in turn develops tension in the surface. This in turn develops tension in the surface. This in turn develops tension in the surface. This in turn develops tension in the surface, which is similar to the tension, which is similar to the tension, which is similar to the tension, which is similar to the tension in a stretched membrane, which is similar to the tension in a stretched membrane, which is similar to the tension in a stretched membrane. This is known as surface tension. 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 लिख दिया? नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के, surface tension is, surface tension is defined as force per unit length. It is defined as force per unit length. It is defined as force per unit length. It is defined as force per unit length. इसको न्यूटन पर मीटर भी बोला जाता है, जिसको न्यूटन पर मीटर भी बोला जाता है. नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन. As the surface tension is primarily due to, very important line, as the surface tension is primarily due to, it is primarily due to cohesion. As the surface tension is primarily due to cohesion. As the surface tension is primarily due to cohesion. As the surface tension is primarily due to cohesion. अब बात ध्यान से सुनना, आप आंसर देना, ठीक है? आंसर ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, अगर मैंने बोल दिया कि सरफेस टेंशन कहीं ना कहीं कोहिजन पे डिपेंड करता है, तो मुझे आंसर दो, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज. ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया. क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती जाएगी, दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो कोहिजन कम होती जाएगी, और कोहिजन कम हो रही है तो मतलब सरफेस टेंशन भी कम हो रही है. एक और ऑब्जेक्टिव आ गया, लिखाऊंगा ऐसे शॉर्टकट में लिखना, लिखो.
कहाँ था लिखा आपने? कोहिजन। कोहिजन के आगे लिखो, कोहिजन मींस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एडिशन की वजह से क्या होगा, फ्लूइड अलग हो जाएगा। जैसे मान लो अभी मैं एक मरकरी की जब बात करूंगा तब उसमें कोहिजन फैक्टर आ जाएगा, वाटर की बात करूंगा वो आ जाएगा आपका एडिशन फैक्टर। जैसे इसमें वेटिंग नॉन वेटिंग लिक्विड्स की कॉन्सेप्ट आएगा अभी आगे। अभी वेट करो, अभी तो स्टार्ट किया मैंने। क्या लिखा आपने? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये लिखा आपने। उसके नेक्स्ट लाइन, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, as temperature increases, intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction decreases, which means cohesion decreases। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने का मतलब हो गया कोहिजन कम होगी, विच मींस कोहिजन डिक्रीजेस, which means cohesion decreases, which means cohesion decreases, hence surface tension also decreases, hence surface tension also decreases। तो शॉर्ट में लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, if T increases C decreases and C decreases तो sigma also decreases, ऐसे लिख सकते। लिख दिया? ओके, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना। यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये लिखा हुआ मैंने बट इसको नोट करके लिखना। That surface tension is also defined as work done per unit area. It is also defined as work done per unit area. It is also defined as work done per unit area. It is also defined as work done per unit area. It is also defined as work done per unit area. लिख दिया? ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन इसी के नीचे, ये नोट कर लो पहले, फिर इसके वर्क डन पर यूनिट एरिया, यूनिट नोट करो इसका, ये यूनिट बन गया। और मुझे ना इसके बाद जैसे ये लिख लोगे ना, मुझे इसका डायमेंशन एनालिसिस करके दो। व्हाट इज द डायमेंशन एनालिसिस, जल्दी से। डायमेंशन एनालिसिस ऑफ सरफेस टेंशन कितना आ रहा है देख। एक आंसर आया M1L0T-2, वही जो M1L0T-2। डायमेंशन एनालिसिस करके दीजिए। डायमेंशन एनालिसिस करने के लिए आप यहां से फोर्स को लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय नीचे क्या है मीटर। मास को लिखोगे आप केजी, केजी के साथ आप लिखोगे मीटर पर सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर मीटर कट गया तो मास का एक m, नीचे टाइम का 2, तो M1L0T-2। आधे से ज्यादा डायमेंशन एनालिसिस हमने साथ साथ ही खत्म कर लेना है, जब तक चैप्टर पे पहुंचना है तब हमने सिर्फ मॉडल्स पे वर्क करना है, मॉडल एंड प्रोटोटाइप। उससे पहले ही हमने डायमेंशन सीख लेने हैं सारे। एनी डाउट किसी को, एमएलटी कैसे बनाया मैंने ये? ठीक, ओके, यहां तक हो गया। नेक्स्ट नोट चलेगा इसी का, सरफेस टेंशन नहीं चल रहा है अभी। नोट, नोट लिखो, नोट, लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट,
liquid droplet takes spherical shape because 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 क्यों वो spherical shape लेता है उसके बारे में बात कर रहे हैं. Liquid droplet takes spherical shape because in the spherical condition 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 surface area is minimum. Surface area is minimum. Surface area is minimum. Surface area is minimum. Because in the spherical condition, surface area is minimum. Which means minimum surface area leads to most stable state. Which means minimum surface area leads to most stable state. It leads to most stable state. It leads to most stable state. It leads to most stable state. अब डाउट अगर किसी का ये है कि सर वाई स्फेरिकल, बिकॉज स्फेरिकल का एरिया सबसे कम है. अगर किसी और का एरिया कम होता तो वो उसमें चले जाता. और ये स्फेरिकल शेप को बनाने में किस चीज का योगदान है, किस चीज का कंट्रीब्यूशन है, वो सरफेस टेंशन का ही है. क्योंकि वो उसको हर जगह से फोर्स लगा के उस शेप में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट. अब यहां से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है. 100% एक अगर न्यूमेरिकल बनना आया इस टॉपिक से तो इसी टॉपिक से बनेगा सरफेस टेंशन के अंदर. वो है इसकी एप्लीकेशन. जैसे वाटर का ड्रॉप. अब पहले ना लिखने से पहले दिमाग में ड्रॉप्स को इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए. क्रिकेट बॉल, कॉस्को बॉल देखी है आपने? कॉस्को बॉल को अगर मैं सेंटर से कट करूंगा क्या होता है अंदर? एक थिकनेस है ना उसकी. पानी के ड्रॉप को कट करूंगा क्या दिखेगा अंदर? हॉलो होगा वो अंदर से. वो पूरा पानी होगा, वो सॉलिड फॉर्म में अंदर से, मतलब सॉलिड मतलब भरा हुआ पूरा. अच्छा, मैं एक ऑयल का ड्रॉप कट कट करता हूं सेंटर से, तो वो कैसा दिखेगा अंदर से? वाटर की तरह ही दिखेगा, हॉलो नहीं दिखेगा. ये जो बाहर होते हैं, जो ये जो बैलून्स बैलून्स नहीं बोलते, वो जो एक सोप बबल्स बनाते हैं, सोप बबल्स. वो सोप बबल को अगर आप इमेजिनेशन करो, कट करो, देखो अंदर दिखेगा क्या? हॉलो दिखेगा. तो ये इमेजिनेशन पहले चाहिए आपको, तभी आप इसका फॉर्मूला आगे यूज कर पाओगे. कि मैं बोलूंगा एयर बबल, सपोज एयर बबल बोल दिया, ये एयर ड्रॉप बोल दिया. तो एयर को अगर इमेजिन करो, एयर का एक सर्कल बना हुआ है, स्फेरिकल शेप बना है, इसको कट करूं, अंदर क्या दिखेगा? पूरा हवा ही दिखेगा. तो वो क्या कंडीशन में आएगा? दूसरा, अगर मैं बोलूं आपको कि यार वाटर ड्रॉपलेट, तो आपने अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो तुम्हें रुकना चाहिए. वाटर का ड्रॉप है, सर ने कहा था कट करके देखो, वाटर को ड्रॉप को कट किया, अंदर से पूरा वाटर ही भरा हुआ है उसके. मैं बोलता हूं आपको, मैं इसका जैसे सोप बबल, या मैं बोल देता हूँ जैसे सपोज एक मरकरी है, मरकरी को कट करो, मरकरी को कट करके देखोगे अंदर से मरकरी ही दिखेगा. जैसे अगर अब सबको छोड़ के मैं बोल दूं जैसे क्रिकेट बॉल, कॉस्को बॉल, कॉस्को बॉल को कट करोगे आपको अंदर हॉलो दिख रहा है और एक थिकनेस दिख रही है उसकी. कॉर्क वाली बॉल जो होती है, दैट इज डिफरेंट, उसको कट करोगे अंदर कॉर्क ही है उसके, तो वो हॉलो नहीं है अंदर से. तो ये दिमाग में आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं जो कॉन्सेप्ट बनाने जा रहा हूँ वो किस टाइप की कैटेगरी में आएगा. जो अंदर से भरे हुए हैं सबका एक कैटेगरी फॉर्मूला बनेगा, जो अलग होंगे उनको अलग में रख देंगे. हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन. इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन. एई में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था इस बार इस पे. एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन. इसके ऊपर मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है, बट अभी राइट टाइम नहीं आया आपको करवाने का. वो सरफेस टेंशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन. सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहला एग्जांपल लिखो. नंबर 1 एग्जांपल है केस 1, वाटर ड्रॉपलेट. वाटर ड्रॉपलेट पहला केस उठाओ. वाटर ड्रॉपलेट.
वाटर ड्रॉपलेट, इधर नहीं है, एक वाटर ड्रॉपलेट की बात करें, पानी के ड्रॉप को मैंने ऐसे कट किया, ठीक है, इसमें स्फेरिकल शेप दिख रहा है आपको, ये जो सर्कल आ गया ना, स्फेरिकल कह रहा था, एक हाफ कट चाहिए था मुझे, इसमें हाफ कट नहीं है अभी, होगा कहीं अभी, चलो अभी मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, ये ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, इसको कनेक्ट करते हैं इसके साथ, देखो ठीक है, ये क्या किया मैंने, एक वाटर का ड्रॉपलेट था, उसको कट किया मैंने सेंटर से, इमेजिनेशन स्ट्रांग रखनी है, कट करने के बाद वाटर अंदर से ये पूरा पानी से ही भरा होगा अभी अंदर, ठीक है। ये जो उसने ड्रॉप का शेप लिया, वाटर स्फेरिकल शेप लिया, वो बिकॉज ऑफ किसकी वजह से लिया होगा, सरफेस टेंशन। और वो शेप जब आता है, कोई शेप बनती है ना, वो बनती किस वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ये प्रेशर डिफरेंस अभी कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा, क्योंकि अगर जब वो सीखोगे, फिर मैं इसका एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको जो इस बार पीएससी ने पूछा था एई में, वो नॉर्मली आप कर ही नहीं, वो भी मेरे नोट्स का क्वेश्चन है, 2017 से सेम क्वेश्चन चल रहा है, वो वही क्वेश्चन आया था, बस वैल्यू उन्होंने चेंज की। बट वो ऑब्वियसली वो चीज़ है, वो हम जेई में नहीं आती, क्योंकि डेल्टा पी वाला फॉर्मूला वो डायरेक्टली पूछ लेगा। अब यहाँ पर उसने क्या बनाया कि यार मेरे पास ये वाटर का ड्रॉप, ये वाटर का ड्रॉप बना कैसे, पहले इस पे बात करते हैं। अगर ये, इसको इमेजिन करो कि पूरा ड्रॉप होता, पूरा एक पीस है स्फेरिकल, कट किया मैंने, इसकी इस बाउंड्री को नोटिस करो, इसकी इस बाउंड्री को, ये यहां पर इस तरह से आपने फिगर बनानी है, यहां पर आप क्या लगाओ, सिग्मा, सिग्मा पहले ये लगाओ, सब ऐसे दिखाओ, सिग्मा, सिग्मा, जल्दी से, जल्दी से सिग्मा लगाइए। क्विक, खत्म करना है हमने ये टॉपिक आज। हो गया, ओके। हमने एक, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है, इसको मैं बोलता हूँ फोर्स एनालिसिस। देखो एंड में यार आपको आंसर याद भी हो जाएगा, मैं करवा के, जैसे कल याद है आपको मैंने विस्कोसिटी का क्या सिखाया था, अप अप डाउन डाउन, बस एंड में वही चाहिए। लेकिन पहले एक बार, जब पहली बार सीख रहे हो ना, तो एक बार कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स एनालिसिस। ये जब ड्रॉप बना, वो तभी बना होगा बाहर के और अंदर के प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। उस प्रेशर डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा पी, दोनों इनर और आउटर डिफरेंस, अगर अंदर और बाहर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा ना, तो ये बनी हुई नहीं सकती शेप। ये दिमाग में अभी समझ नहीं आएगा, जब प्रेशर में समझ आएगा। प्रेशर क्या नॉर्मल यूनिट होता है इसका, प्रेशर का, मतलब एक वही जो स्ट्रेस का यूनिट है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स एनालिसिस में मुझे क्या करना है, मुझे फोर्सेस कंपेयर करनी है। मेरा कॉन्सेप्ट फोर्स एनालिसिस हमेशा आपको क्या सिखाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करना है, और जब ऐसा कंपेयर करना है कि फोर्सेस कंपेयर हो। देखो इस पूरे सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है, ये इस शेप को देखो, ये एक सर्कुलर शेप दिख रही है, मैं पूरी बॉडी की शेप नहीं कर रहा, वो स्फेरिकल है, ये क्या दिख रहा है अभी, सर्कुलर। अब इस सब पे प्रेशर लग रहा था, वो प्रेशर कितना था, डेल्टा पी, डेल्टा पी इंटू एरिया कितना होगा, मान लो पाई/4, पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं फिलहाल, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जो सरफेस टेंशन लग रहा है, ये क्या होता है यूनिट, न्यूटन पर मीटर, इधर लिखते हैं इस तरफ, सरफेस टेंशन का यूनिट है न्यूटन पर मीटर। ये टर्म कब फोर्स बनेगा, देखो इधर, ये फोर्स कब बनेगा, जब मैं इसको किसी मीटर में टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे इधर देखो, ध्यान से देखना, ये टर्म प्रेशर था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैंने इसको एरिया से मल्टीप्लाई किया, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ये और ये कटा, आंसर किस में बना, बन गया फोर्स। इस तरफ ये क्या है, स्ट्रेस, सॉरी ये है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या है, न्यूटन पर मीटर, मुझे इसको न्यूटन बनाना है फोर्स, तो कब होगा, जब मैं इसको किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा जो किस में होगी, मीटर्स में होगी। अब ये पूरे किस पे लग रहा है, सरकमफ्रेंस पे, सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, वो मीटर में ही होता है, दैट इज 2 पाई
आर। कंपेयरिंग बोथ साइड, देखो क्या क्या कट सकता है, क्या क्या कट रहा है यहाँ पर, पाई पाई कैंसिल आउट, एक आर कैंसिल आउट, तो यहां से क्या निकला, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय, ये आ गया फॉर्मूला आपका। अगर आपको क्वेश्चन बनेगा, ये आगे पहले जेई लेवल बात पूछेगा, मुझे बताओ एक वाटर का ड्रॉपलेट है, उसमें जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 200 किलो पास्कल या 20 किलो पास्कल, मतलब आपको उसने क्या दे दिया, डेल्टा पी। कहेगा मुझे उसका बताओ कितना सरफेस टेंशन लग रहा है अगर उस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, क्योंकि बात हो रही है वाटर की, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 सिग्मा बाय आर। इसी फॉर्मूले को आप, इसी फॉर्मूले को आप इन टर्म्स ऑफ डायमीटर भी लिख सकते हो, वो क्या लिखोगे आप यहां पर, आर को d/2 लिख सकते हो, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 4 सिग्मा बाय, लेकिन मैं आपको सुजेस्ट करूंगा अगर आप जब अभी जब सारा देखोगे ना फिर आपको पता चलेगी मेरी बात, या तो सारे आर में याद रखो या सब डी में याद रखो, एक याद रखो, मिक्सअप करोगे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले ये चीज समझ, जिनको नहीं समझा एक बार ध्यान फिर से, कि हमने क्या किया फोर्स एनालिसिस, ये ड्रॉप को बनने के लिए जो प्रेशर डिफरेंस था वो पूरे इस एरिया में लग रहा था, तो प्रेशर मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एमएम स्क्वायर, इसको फोर्स कब बना सकता हूं, जब मैं इसको किसी मीटर स्क्वायर की टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, एरिया से। ये जो सिग्मा है ये पूरे किस पे लग रहा है, सरकमफ्रेंस पे लग रहा है, और ये सरकमफ्रेंस किस तरह से लिखा जाता है, न्यूटन पर मीटर, मीटर, और यहां पर मुझे किसी ऐसी मीटर टर्म से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और ये लग किस पे रहा है, एक पूरे सरकमफ्रेंस क्या होता है, मीटर में ही होता है, सरकमफ्रेंस का एरिया लिख दिया। अब बात है, जिनको ये नहीं सोचने का मन करता है वो सीधे इसको भी याद करें, सिलेक्शन उनका भी हो जाएगा, तो उनको बस ये पता होना चाहिए कि वाटर ड्रॉपलेट के केस में फॉर्मूला क्या है, 2 सिग्मा बाय आर। अभी लिखना कुछ नहीं, पहले बात पूरी सुन लेना, क्योंकि ये सब चीजें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें जुड़ती हैं फिर एक अच्छी चीज बनती है। पेपर में बेसिक क्वेश्चन अगर बनाना होगा, जो मुझे पता है कि 95% स्टूडेंट कर लेंगे, वो क्या पूछेगा, इन अ केस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट फाइंड द सरफेस टेंशन वैल्यू इफ प्रेशर डिफरेंस इज दिस, रेडियस इज दिस, या डायमीटर इज दिस। तो आपको देखा, अच्छा वाटर की बात हो रही है, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। इसका जो एक ही अपग्रेडेड क्वेश्चन बन सकता है जो एई में बनता है, वो मैंने कल करवाना भी है आपको, वो ये चीज में आपके साथ यहां पर ट्रिक कर देगा, वो आपको प्रेशर डिफरेंस नहीं देगा, वो कहेगा इंटरनल प्रेशर इज दिस। आप वो जल्दबाजी में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, अच्छा प्रेशर है, पढ़ता भी नहीं है, प्रेशर है, वो सीधे से लिख देता है, वो भाई उसने सिर्फ एक प्रेशर दिया हुआ है। ये डेल्टा पी जो होता है बेसिकली, ये दो प्रेशर्स का डिफरेंस है, अंदर का इनसाइड और आउटसाइड का, सॉरी ऐसे नहीं, इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर डिफरेंस होता है, तब जाके आपका ये चीज बनती है। वो एक प्रेशर दे देगा, दूसरा देगा ही नहीं, तो हमें मानना पड़ता है बाहर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी वैल्यू आपको खुद आनी चाहिए, जो अभी मैंने नहीं पढ़ाई 101325, वो अभी आप पढ़ोगे जब आप प्रेशर चैप्टर पढ़ोगे, तभी मैंने क्या बोला, इसका एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्जाम में इस बार पीएससी ने बनाया भी था, जो अभी हुआ, वहां पर स्टूडेंट 10-15 मिनट लगा के कहते हैं आंसर नहीं मैच कर रहा है, शायद क्वेश्चन गलत है, बाद में पता चला कि उन्होंने प्रेशर एक खुद आपको लेना था, उन्होंने सिर्फ एक प्रेशर दे के रखा था। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये नोट कर लिया सबने, करो जल्दी करो। क्वेश्चंस करेंगे इसके, आपको खुद भी मिलेंगे घर जाके, आपको मैंने बोला है क्वेश्चन स्टार्ट कर दो लगाना, अब डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब क्लास वो पेस जब पकड़ लेता है तब आपको फिर एक रिदम के साथ 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 चलना पड़ेगा, सॉल्व इसकी प्रॉब्लम जितनी है करो, कोई भी रीजन आपके पास होना चाहिए बट सिलेक्शन से ऊपर नहीं होना चाहिए, कि नहीं मुझे ये काम पड़ गया, बट आपको पता है कि सिलेक्शन करनी है तो पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद पे पहले पता होना चाहिए आप किस लेवल पे हो अभी, और आपको भी कितनी प्रैक्टिस की नीड है। अगर आप रेडी हो, आप सिर्फ एक ब्रशअप कर रहे हो अपनी चीज़ों को, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आपको लगता है अभी मेरा बेस भी नहीं बना है, देन यू हैव टू प्रैक्टिस, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, या तो 2 सिग्मा बाय आर लिखो या तो 4 सिग्मा बाय डी लिखो, कोई भी एक कंडीशन लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट है ये। हो गया, ठीक है। सेकंड केस लिखो इसका, सोप बबल, सोप बबल, सोप बबल।
सोप बबल, सोप बबल। ओके, चलो देखते हैं। सोप बबल की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, अंदर से खाली होगा पूरा, और ये मैंने ज्यादा थिकनेस दिखाई है, पूरी थ्रू आउट थिकनेस आपका सिग्मा चल रहा होगा। इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा। और मैं दूसरा सिग्मा अलग पेन से दिखा देता हूं ताकि आप समझ पाओ, ये भी सिग्मा है। दोनों लेयर्स पे सिग्मा लग रहा होगा, लेकिन बिकॉज ये थिकनेस बहुत कम है, तो हम टेक्निकली क्या होना चाहिए, अगर मैं ब्लू वाले की बात करूंगा वो होगा सिग्मा, फोर्स पर मीटर है ना वो, न्यूटन पर मीटर। जब इसका फोर्स एनालिसिस करेंगे, ध्यान से देखना, सिग्मा इंटू, मान लो लिखा 2 पाई आर, यही लिखा था हमने पहले भी, प्लस जब दूसरे वाले का लिखेंगे सिग्मा इंटू, आप कहोगे अंदर वाले का सर 2 पाई आर से कम होना चाहिए, बट ये इतना पास पास थिकनेस इतनी नेग्लिजिबल है, हम वो आर प्लस डेल्टा वाला फैक्टर नहीं लेते, सेम लेके चलते हैं, कैलकुलेशन ईजी रह जाएगी। तो दूसरा भी बनेगा 2 पाई आर, क्योंकि दोनों लेयर्स पे लग रहा है। और ये सब किसके बराबर, फोर्स एनालिसिस क्या था, डेल्टा पी, और वो डेल्टा पी किस पे लग रहा है, पूरे एरिया पे, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, पाई आर स्क्वायर। यहां से आप जब सॉल्व करोगे आपको चेंज इन प्रेशर निकलेगा 4 सिग्मा बाय आर। आर कैपिटल लिखा है मैंने, हाँ। यही बात अगर आपको डायमीटर में लिखनी है तो वो आएगा 8 सिग्मा बाय डी। तो याद एक ही करो, या तो आर के रिस्पेक्ट में करो या तो डी के रिस्पेक्ट में करो, जल्दी जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये क्या कंपेयर किया, फोर्स एनालिसिस किया। फिर से लिख देता हूं यहां पर ऊपर, दिस इज फोर्स एनालिसिस। फोर्स एनालिसिस, थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल थी इसलिए हमने वो कंसीडर ही नहीं किया। हो गया। अच्छा, तो एक बार देखिए, अगर तो मैंने अभी तक दो ही फॉर्मुलाज बनाए, एक बनाया, इसी में मैं तीसरा भी बना दूंगा, एक बनाया मैंने, अगर वाटर की बात करें, वाटर के साथ मोस्टली वो ड्रॉप यूज करेगा, वो ड्रॉपलेट, तो उसका फॉर्मूला क्या बनाया हमने, डेल्टा पी इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाय आर। इसी चीज को अगर आपको डायमीटर के टर्म में बोलना तो क्या बोलोगे, 4 सिग्मा बाय डी। यही बात अगर मैं सोप के रिस्पेक्ट में बात करूं, सोप के रिस्पेक्ट में बात करूं तो क्या लिखेंगे, डेल्टा पी इक्वल्स टू 4 सिग्मा बाय आर या 8 सिग्मा बाय डी। क्लियर। अच्छा, मेरा आपको क्वेश्चन है, अगर मैं वर्ड यूज करता हूं एयर बबल, अब बताओ इनमें से किस कैटेगरी में जाएगा वो, किस में जाएगा, कुछ बोल रहे थे सोप भी है, तो मुझे बताओ फिर किस में जाएगा, क्या लगता है, वाटर में जाएगा, सोप में, जो भी सोचना है, जो मैंने तरीके, जब डाउट हो वो कट करके देखो। मेरा है क्वेश्चन एयर बबल, एयर बबल का क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो किस कैटेगरी में डालोगे उसको, स्टाइल किस कैटेगरी में, सोप में, क्यों, कैसे, मतलब इमेजिन कर तेरा एक एयर का तेरे पास बॉल है, कट कर रहा है, उसके बाद अंदर से देखो, आप एक बलून को हवा भरते हो, इमेजिन करो बलून की लेयर नहीं है ऊपर की, तो पूरी अंदर हवा ही है ना, कट करोगे अंदर हवा ही दिखनी है पूरी, इसका आंसर विल बी सेम एज वाटर का। ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इससे ध्यान से फंस जाता है इंसान यहाँ पर। ऑयल ड्रॉप होगा तो, ऑयल का एग्जांपल आ गया, ऑयल ड्रॉप तो किस में डालोगे, वाटर, ऑयल ड्रॉप भी इसमें जाएगा।
नहीं सोप, एक ऑनलाइन भी सेम आंसर सोप नहीं, सोप में के केस में नहीं जाएगा एयर बबल, क्लियर है ये चीज, तो मैं लिखवा भी दूंगा ये, लिख देना एयर बबल इज सिमिलर टू दी वाटर ड्रॉपलेट, एयर बबल इज सिमिलर टू दी वाटर ड्रॉपलेट, ऐसे लिखो ज्यादा बेटर रहेगा, एनालिसिस ऑफ द एयर बबल इज सिमिलर टू दी वाटर ड्रॉपलेट, एनालिसिस ऑफ द एयर बबल इज सिमिलर टू दी वाटर ड्रॉपलेट, analysis of the air bubble is similar to the water droplet, analysis of the air bubble is similar to the water droplets, लिख दिया, बाकी तो आपने लिखा ही है। अच्छा, एक चीज और रह गई इसकी जिससे पूरा कंक्लूड हो जाएगा, एक था हमारे पास पिछला वाला दैट वाज वाटर ड्रॉपलेट, फिर क्या आया मेरे पास सो बबल, एक होता जेट फॉर्मेशन, ठीक है, नंबर थर्ड इधर ही आ जाएगा, उसका सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, जेट फॉर्मेशन, जेट फॉर्मेशन, जेट फॉर्मेशन, तीसरा कंडीशन जेट फॉर्मेशन, जेट के केस में प्रेशर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, लिखो सिग्मा बाय आर, और इसी चीज को अगर आपको डाया में बोलना होगा तो क्या बोलोगे 2 सिग्मा बाय डी। मेरा आपको यही सजेशन रहेगा, गो विथ सिंगल, एक टर्म के साथ जाओ, रेडियस में बात करनी तो सारी बातें रेडियस में करो, अगर आपको डायमीटर के टर्म में बात करनी है सारी बातें डायमीटर के टर्म में करो, हो गया, लिख दिया, इज दैट क्लियर, तो एक कंक्लूड कर दो यहां पर एक लाइन लिख के, एक कंक्लूड कर देते हैं यहां पर लाइन लिख के, कंक्लूजन ये रहेगा, कंक्लूजन ये रहेगा ऐसे, जो आपके शॉर्ट नोट का कंक्लूजन होगा वो ऐसा होगा, सिंपल वर्ड जेट वाटर सोप, जिसको डाया में लिखना है वो डाया में लिखे, इधर क्या है सिग्मा बाय आर, इधर क्या है 2 सिग्मा बाय आर, देखो सिमेट्री बन गई, 4 सिग्मा बाय आर, ऐसे करना है ऐसे कर लो, इधर 2 सिग्मा बाय डी, इधर 4 सिग्मा बाय डी, इधर 8 सिग्मा बाय डी, आप कोई भी एक कंडीशन को देख लो। अब एक डाउट आ रहा है ऑनलाइन में, एयर बबल वाटर कैसा, आपको समझ आया, एयर बबल वाटर कैसा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार सुन लेना, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाइए, तो मैंने 4-5 नाम लिए, वो क्या पता वो कुछ और नाम बना दे, वहां पर मरकरी बोल दे, आपने क्या ट्रिक क्या सिखाई मैंने, वो क्या करना है, आपने उसको सेंटर से काटना है, आपने, मैंने बोला जैसे सोप की जो बात कर रहा हूं ना, तो आपके माइंड में आनी थी कॉस्को बॉल, कॉस्को बॉल जो ग्रीन कलर की तो यूज की होगी कभी ना कभी आपने, उसको सेंटर से कट करो, और जब देखोगे थिकनेस तो दिख रही होगी आपको, अंदर से खाली है वो, दैट इज सोप का केस। यही बात अगर मैं कहता हूं कि मुझे वाटर का ड्रॉप बनाना है, पूरा वाटर का ड्रॉप काटो सेंटर से, वो कॉर्क बॉल की तरह, गोल्फ बॉल की तरह, कि वो आपको अंदर से खाली नहीं दिख रहा होगा, वो पूरा भरा होगा, ऑयल भी भरा होगा, एयर का भी बबल होगा, एयर का भी ऐसा है, काटो अंदर पूरी हवा होगी उसके, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। जो कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट इसमें, जैसे अभी भी किसी का डाउट आया, ये कंफ्यूजन कहाँ से आती है, आपने वो जो जब कोई ये चलता है बाहर, जो होते हैं, ये जो वेंडर्स होते हैं, वो जो बना रहे वो दैट आर सोप बबल्स, देखा ना वो अपने सोप बबल्स बनाते हैं, तो हवा डाल के उसमें से वो सोप की बाहर की लेयर है, अंदर उसके एयर है, जब उसको कट करोगे सेंटर से इमेजिनेशन में, तो बाहर तो सोप है, अंदर कुछ नहीं, हॉलो है वो, इसलिए उसको हमने अलग कैटेगरी रखा होता है, लेकिन अगर एयर की बात करेंगे उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा, और जब क्वेश्चन फंसेगा ना, अच्छा क्वेश्चन वो यहीं पे फंसाएगा, आपको ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको बता दिया, बेसिक लेवल क्वेश्चन जब आएगा ना, वो यही आएगा, डेल्टा पी निकाल के दो, सिग्मा निकाल के दो, आर में फंसाएगा, लेकिन जो इसका अच्छा क्वेश्चन बनेगा वो भी आप नहीं करोगे, वो मैं खुद कराऊंगा, जिसमें वो डेल्टा पी कैसे सीख करना है, ठीक है। क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुई, जिस वजह से एक टॉपिक रह गया हमारा कैपिलरी, वो मैं कल, लेकिन कल का लेक्चर मेरा मेन फोकस क्या रहेगा, मैं प्रेशर नहीं स्टार्ट करूंगा, मेरे एंड से हम 8-9 या 10 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्लास में, जिसमें से बेसिक लेवल टू ए लेवल तक कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, पेपर प्रॉब्लम्स भी उठाऊंगा मैं बीच में, तो वो जरूर आपने करना है। और आपका काम क्या है, घर जाके इसको एक कैविटेशन के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और एक आपको मिलेगा कैपिलरी के, ये दो छोड़ के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अगर 50 क्वेश्चन होंगे, आई कैन एश्योर यू 40 क्वेश्चन आपके आराम से लग जाएंगे, वो सिर्फ कैपिलरी वाला छूटेगा। आज के आज ही स्टार्ट करो, ताकि कल आपके पास जो डाउट सोच के आए होंगे शायद वो बोर्ड पे ही क्लियर हो जाए, ठीक है।
इसको यहीं तक रखते हैं। और संडे को मैंने बता दिया, संडे यू विल हैव टेस्ट। एक तो ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट डन है, एक आई थिंक प्रेशर भी हो जाएगा, प्रेशर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 का टेस्ट रखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, बेसिक टेस्ट जो प्रैक्टिस टेस्ट, 20 मैक्सिमम 20 या 25 क्वेश्चन, इतना घर से ही देना है आपने। ठीक है, चलो इसको यहीं तक रखते हैं आज।